स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। बच्चों एक बार सुन लो बाकी बात सुन लो। अभिषेक कौन हुआ? आप लोग पीछे बता दीजिए तो हॉल का इंतजाम हो गया है और हम तुरंत अभी खोल आप लोगों से माफी मांगता हूं मैं। उसका रीजन है कि आप लोगों को बाहर खड़ा रहना पड़ा। मेरी आवाज मुझे पता है पीछे तक नहीं जा रही थी, सिर्फ ये सेंस जा रहा था कि मैं 5 मिनट के लिए किसी को रोक रहा हूं या कह रहा हूं कि 5 मिनट मुझे दीजिए। फिर भी आप लोगों ने अच्छा खासा धैर्य बनाए रखा। बहुत लकीर पे थे, उस लकीर पे कि कहीं आप लोग के सब्र का बांध ना टूटे और इलाहाबाद प्रयागराज का नाम ना खराब हो जाए। लेकिन अल्टीमेटली जिस चीज का मान आपने रखा, मेरा रखा कि नहीं वो पता नहीं, प्रयागराज का रख लिया। और अपनी टीम के लोगों का भी मैं शुक्रिया कहूंगा कि इतने शॉर्ट नोटिस पर ये अरेंजमेंट किया गया है। इतने शॉर्ट नोटिस पर कोई अरेंजमेंट होता नहीं। एक हमारे नेताजी, कहाँ गए नेताजी? ये गलती क्या हुई मुझसे? नेता कहाँ होते हैं? सबसे अगली पंक्ति। नेता जी ने कहा 5 मिनट में से 3 मिनट निकल चुके हैं। फिर मुझे इनको विद्यार्थी धर्म याद दिलाना पड़ा, ये ध्यान रखना विद्यार्थी की तरह। तो फिर इन्होंने और कुछ मिनट बढ़ा दिए, तो उसके लिए भी थैंक्स। और बताइए आप लोग का आज का एक्सपीरियंस कैसा रहा? ठीक है, कितने लोग इसमें से सिर्फ यूपीएससी की तैयारी करते हैं? सिर्फ यूपीएससी विदाउट एनी पीसीएस? कितने लोग पीसीएस यूपी वाला और प्लस यूपीएससी दोनों की तैयारी कर रहे हैं? मैक्सिमम। आरओ की सिर्फ तैयारी करने वाले, नहीं, और सब मिला के तैयारी करने वाले। ये है बहुमत। इसका मतलब है कि सब मिला के तैयारी कर रहे हैं, तो आपकी नजर में संभावनाएं बहुत प्रबल हैं कि कहीं ना कहीं तो यूपीएससी की अगर तैयारी कर रहे हैं तो यूपीएससी को प्राइमरी रखते हैं या पीसीएस को प्राइमरी रखते हैं? पीसीएस को। चलिए यही सवाल कर लेते हैं। तो देखिए मेरे साथ विरत सर भी हैं, वैभव शिवारे सर भी हैं। कौन सर? प्रशांत सर। जब मैं जाऊंगा छुट्टी मिलेगी मुझे तब वो आएंगे, लेकिन वो आएंगे तो रास्ता देना पड़ेगा और मुझे जाने का भी रास्ता देना पड़ेगा। दे देंगे ना? ये जो अंदाज है ना, दे देंगे सर।
क्या करना है, राजा वाला एटीट्यूड है। राजा वाला ठीक सही बात है एकदम। है बुंदेलखंड का शेर है, बहुत अच्छी बात है। तो ये तो सही बात है सर। हम लोगों ने एक पॉइंट पढ़ा होगा, स्वतः स्फूर्त आंदोलन। यहाँ पर क्या दिख रहा है, स्वतः स्फूर्त मैनेजमेंट। मतलब सही है कि नहीं, आप ही लोगों ने मैनेज किया है। प्रयागराज की खूबी है ये, बिल्कुल सही बात है। तो चलिए कुछ और एक आध चीज पूछ लेते हैं। मैं कल ही आ गया था प्रयागराज वैसे तो, लेकिन लिटरली सच में बता रहा हूं, एकदम दिल से बता रहा हूं, मैं ज्यादा प्रयागराज आया नहीं, और मेरी ख्याल से ये मेरा चौथा या पांचवा दौर था आने का। और जब मैं आ रहा था तब मैंने अमृतसर से कई बार कहा कि सर मुझे कहीं भी जाना हो चाहे ना जाना हो, आप मुझे बोले कि संगम तो जरूर जाएंगे। मैंने कहा ठीक है सर, संगम जरूर चले जाएंगे आपके साथ, लेकिन उससे पहले चंद्रशेखर आजाद पार्क गए। अब वहां का मतलब विशेषता क्या है, मतलब बहुत अच्छी जो चीज वहां दिखती है, हमें मालूम है कि आप जिस तरफ ले जा रहे हैं, मैं वहां नहीं बहूंगा, मैं नहीं बहूंगा वहां पर, मैं वहीं रहूंगा जहां बमतुल बुखारा था। कितने लोग जानते हैं बमतुल बुखारा? हाथ उठाओ जितने लोग जानते हैं बमतुल बुखारा। देखिए, अच्छा एक और चीज पूछ ले सर अभी नहीं देंगे माइक, अभी नहीं देंगे माइक सर। ये बात बहुत गड़बड़ हो गई। ये बात आप लोग को जाननी चाहिए थी, और आप बताइएगा लास्ट में, ये वाकई जाननी चाहिए थी। आप प्रयागराज में हैं और यहाँ हो के नहीं जानते हैं तो गड़बड़ है सर। ये सब जानते हैं, अभी मैं अगला स्टेटमेंट बोलूंगा तो देखिएगा कितने हाथ उठेंगे। इलाहाबादी अंदाज। हाँ, नहीं पता नहीं वो अंदाज इलाहाबादी होगा कि नहीं होगा, प्रयागराजी होगा या नहीं होगा। एक मूर्ति है जो सब जानते हैं, चंद्रशेखर आजाद जी की। मेरी उतनी बड़ी मूछें हैं नहीं, तो ना ही वैसा शरीर है, देख रहे होंगे आप, तो ऐसा करके ना। लेकिन एक दूसरा हाथ कहाँ रहता है, और यहाँ क्या रहता है? बमतुल बुखारा क्या रहता है? अब नहीं बोलोगे, कसम खाओ, कसम हिंदुस्तान की, बमतुल बुखारा की कसम। है क्या? हाँ बिल्कुल सही बात है। लेकिन सच में वो बहुत अच्छा इवेंट था, बहुत अच्छा। और मतलब वहां पे जैसा आप लोग जानते हैं, मतलब भीड़ भाड़ रहती है अमूमन। हालांकि कल नहीं थी, सौभाग्य से कल वहां भीड़ भाड़ नहीं थी, और हम लोग अपना जो वहां पर उनको देखने जाना चाहते थे, शहीद थे। आवाज आ रहा है? पीछे हाथ उठाइए। पीछे आवाज आ रहा है तो हाथ उठाइए। अब आ रहा है? तो जब हम लोग वहां गए तो एक बहुत ही शानदार सन्नाटा था, भीड़ में भी, और वही सन्नाटा सर यहां मैनेज करके इन बच्चों ने रखा है। तो ये कंफर्म है कि ये प्रयागराज है, चंद्रशेखर आजाद का प्रयागराज है। और मतलब ये चीज केवल इसी चीज में मैनेज नहीं करनी। अभी आप पढ़ाई करेंगे, यूपीएससी की प्रिपरेशन करेंगे, जैसा सर ने पूछा, आप में से बहुत सारे लोग यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं। यूपी पीसीएस से अलग अलग जो वैकेंसीज आती हैं, सेपरेट वैकेंसीज आती हैं। यूपी ट्रिपल एससी से कुछ वैकेंसीज आती हैं, वीडियो वगैरह, बीडीओ की भी वैकेंसी शायद आने वाली है। और काफी सालों से मैं सुन रहा हूं मैं तो कि लोअर पीसीएस की भी वैकेंसी आने वाली है। बाबा की नगरी है, आएगा। तो सुनिए, हमारा फर्ज क्या है? हमारा फर्ज है तैयारी करते रहना। तो अगली बार हो सकता है आप लोगों का इस तरीके से नंबर आए। तो ये जो जोश मैंने आपको अभी बताया इस शहर का, ये वहां पर जरूरत है एक्चुअली। अब हम स्वतंत्र आजाद भारत में हैं। मतलब अब वो आवश्यकता नहीं है ना कि अंग्रेजों को मार भगाना है। अब आवश्यकता है कि हम पेशेंस के साथ तैयारी करें, और तैयारी करने के कुछ गुण जो है वो हम अमृतसर से जरूर सीखेंगे। कुछ कार्यक्रम को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं सर के नेतृत्व में, ठीक है सर? पहले वैभव सर से आपकी बात करा था। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का कि आपने इतना पेशेंस बना के रखा। मतलब अमृतसर मुझे
थोड़ी थोड़ी झलक वो महाकुंभ की मिल रही है आज। मैं यहाँ पे बैठ जाऊँ? मतलब महाकुंभ के समय पर जो माहौल था प्रयागराज में, आज वो नजारा मुझे मेन गेट के बाहर दिखा। तो आप सब लोगों को एक तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग मतलब गर्मी भी हो रही है यहाँ पर, लेकिन उसके बावजूद भी आप बैठे हुए हैं, हमें सुनने आए हैं। और मैं लगभग 2-2.5 साल यहाँ प्रयागराज में रहा, और यहाँ प्रयागराज से वापस दिल्ली जाने के बाद भी हमेशा मुझे कोई एक शहर में, अपने जीवन में बहुत शहरों में रहा हूँ, मतलब इंदौर में भी, प्रयागराज में भी, दिल्ली में भी, कोटा में भी और पंजाब में भी। लेकिन सबसे ज्यादा कोई शहर अगर मुझे याद आता है तो वो केवल प्रयागराज, केवल प्रयागराज। अखिल भारतीय आया था जब, लगभग ये बात है 2023 की शुरुआत की बात है। तो शुरू में मतलब, जबकि मैं हूँ उत्तर प्रदेश का ही रहने वाला, बांदा जिले का रहने वाला हूँ, बुंदेलखंड का ही रहने वाला हूँ, लेकिन प्रयागराज बहुत ज्यादा आना हुआ नहीं। लेकिन जब प्रयागराज आए और जब हम यहाँ रहना शुरू किया तब तो ठीक था, लेकिन जब मैं यहाँ से चला गया तो मुझे लगा यार कुछ तो छूट गया जीवन में। और आप यकीन मानिए, और आप नहीं जवाब समझ रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। और ये यकीन मानिए, इलाहाबाद से जाने के बाद एक शहर जो मुझे बार बार याद आता है वो है केवल और केवल प्रयागराज। अमृतसर को माइक दे रहा हूँ, ऐसे ही पेशेंस बना के रखिए, एंड थैंक यू सो मच सर। हाँ भाई, एक बात हम बोलना चाहते हैं एकदम बोलिए सर। आप लोग का प्रयागराज की धरती में सारे विद्यार्थियों की तरफ से स्वागत। बहुत बहुत शुक्रिया। क्या नाम है आपका? छोटे ने। अच्छा, कितने लोग वाकई नेतागिरी में जुड़े हुए हैं? सारे होते हैं। यूनिवर्सिटी में तो बंद हो गया ना, अभी चल रहा है। सही। आइए तैयारी से जुड़ी कुछ बातें कर लें। और ये तो हुई अभी तक हंसी मजाक की बात। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप सारे लोगों की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। अब हमने क्योंकि एक नया हॉल जल्दी जल्दी में हायर किया है, तो इस बीच में एक चीज कि अगर आप सावधानी बरतेंगे तो एक मॉडल हम ये कर सकते हैं कि कोई खड़ा होकर अपना प्रश्न पूछ सकता है। ध्यान रखिए, वो तभी पूछ पाएगा जब आप हल्ला नहीं करेंगे, तो सुनाई पड़े। दूसरा हो सकता है कि मैं खुद से ही बताना शुरू कर दूं। ज्यादा बेटर क्या है? ज्यादा बेटर तो होता है कि आप, जब हम लोग आए हैं तो आपके सवाल सुन पाए, समझ पाए और उसके हिसाब से जवाब दे पाए। बेस्ट तरीका तो यही होना चाहिए था। तो थोड़ा सा अगर शांति बरतेंगे तो यही काम कर लेते हैं। सबसे अच्छी बात तो यही होगी, ठीक है। बस जैसे लाइट कट रही है तो एक ही बार आप में उबाल आ रहा है गोवा के समुद्री लहर की तरह, उसको बस मेंटेन करके रखिएगा। बाकी ये कार्यक्रम हम लोग बहुत स्मूथ तरीके से कर सकते हैं। ये बात मैंने अपनी टीम को जब बाहर कही तो उनको भरोसा नहीं था। मैंने कहा कि मुझे बस एक माइक देना और बच्चे सारे बच्चे ही हैं, विद्यार्थी हैं, टेंशन मत लो, सब हो जाएगा। अब उन लोगों को भरोसा हो गया होगा जहां से भी देख रहे होंगे। तो इस भरोसे को और आगे बनाते हुए एक एक करके सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। इसमें भी धक्का मुक्की नहीं करनी, बस हाथ उठाइए, ठीक है। शुरुआत इस पक्ष में कर लेते हैं, फिर एक जोन ये बनाएंगे, इधर वाले लोग इसी जोन में आ जाएंगे और उधर के लोग इसी जोन में आ जाएंगे। 4 जोन से पूछ लेंगे। फर्स्ट जोन मान के चलिए कि ये है, ठीक है। तो पहला जोन यहाँ से बताए। सर मेरा नाम लकुश है, मैं प्रिपरेशन अभी स्टार्ट कर रहा हूँ। तो सर मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो क्लिप्स है उसमें सीसाइड सर ज़्यादा मतलब दिक्कत करता है। हम इस पेपर टू कर लेते हैं तो उस पर ज़्यादा सर ध्यान दे देते हैं। सर सीसेट क्वालिफाई नहीं होने की वजह से हमारा चल रहा है। ठीक है, तो भाई सीसेट को लेकर सबकी ही समस्या होती है। सीसेट को लेकर एक बात समझ लीजिए कि सीसेट का लेवल यूपीएससी में थोड़ा बढ़ रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन सीसेट को ब्लेम करने से पहले हमें अपने तैयारी के फेज में ये देखना होगा कि सीसेट को अभी तक हमने कितना वक्त दिया है। हमारे तैयारी में कुछ पेपर्स बिल्कुल
हमने अछूता रखा है। जैसे एसे की तैयारी हम वीकली नहीं करते, वीकली एक एसे लिखने की कोशिश नहीं करते, या फिर उसके ड्राफ्ट करने की कोशिश नहीं करते। अगर मैं कह रहा हूं ड्राफ्ट करना, मतलब यह है कि आपकी ये प्रैक्टिस है कि नहीं, कि आपको कह दिया गया कि एसी के बारे में आपको सोचना है, तो एसी के बारे में कितनी चीजें आप सोच सकते हैं, वो सारी चीजें नोट डाउन करिए। एसी किस मेटल से बन रहा है, किस मैकेनिज्म पर चल रहा है, क्या अंदर उसमें इक्विपमेंट्स लगे हुए हैं, वहां से लेकर इसका प्रोडक्शन कितना होता है, एसी की शुरुआत कब हुई थी, एसी किस किस इस्तेमाल में आता है, एसी के यूजेस क्या हैं और मिसयूजेस क्या हैं, पर्यावरण पर प्रभाव क्या है। आप जो भी सोच पाते हैं उसके बारे में आपको सोचना है और उसको नोट करना है। इससे क्या होगा, इससे की जो पहली चीज की रिक्वायरमेंट है वो ये है कि आप किसी भी विषय में कितना सोच पाते हैं। आपने बहुत अच्छे से जब सोच लिया हर एक पक्ष पर, और ऐसे लिखने की जिद मत कीजिए, शुरू में सोचने की जिद कीजिए, तो आप इस चीज को सीखते हैं कि एब्स्ट्रैक्ट चीजों के बारे में, अमूर्त चीजों के बारे में कैसे सोच सकते हैं। अमूर्त का मतलब यह है कि आप जिन चीजों को अपने इंद्रियों से महसूस नहीं कर सकते, क्या उसके बारे में सोच सकते हैं कि नहीं। अगर आप सोच पा रहे हैं, इस बात की प्रैक्टिस हर हफ्ते कर रहे हैं, तो उसके बाद ये कंडीशन आपके पास आ जाएगा कि आप ड्राफ्ट तैयार कर पाए, जिसको हम कहते हैं रूपरेखा, सिनॉप्सिस। सिनॉप्सिस में आप जितनी भी रैंडमली सोची गई चीजें हैं, क्या उसको किसी खाके में डाल सकते हैं कि नहीं। जैसे पर्यावरण पर प्रभाव को लेकर आपने रैंडमली 20 बातें सोची हैं, उसमें से 4 बातें पर्यावरण पर प्रभाव वाले खांचे में आ रही हैं, तो क्या हमने सजा लिया 4-5 पॉइंट में कि भाई पर्यावरण वाले में ये रैंडमली बात आई थी, ये यहां आएगा, प्रोडक्शन के लेवल पर ये यहां आएगा, कहां से शुरुआत हुई इतिहास वाले में ये चीजें यहां आएंगी। और आपने एक खाका जब बना लिया, अब लिखना बहुत आसान हो गया। तो लिखने में ज्यादा मेहनत नहीं लगती, मेहनत लगती है कि आप खाका नहीं बना पाते या एब्स्ट्रैक्ट चीजों के बारे में सोच नहीं पाते। इस चीज की अगर हर हफ्ते प्रैक्टिस कीजिएगा तो एस्से का पेपर कितने नंबर का है, 250 नंबर का है। आप जब पॉलिटी पढ़ते हैं, पॉलिटी के साथ गवर्नेंस पढ़ते हैं, गवर्नेंस के साथ आईआर पढ़ते हैं, सोशल जस्टिस पढ़ते हैं, इतनी सारी चीजों को पढ़ने के बाद आपका 250 नंबर का एक पेपर तैयार होता है। और इससे जो अपने आप में 250 नंबर का पेपर है, उसको आप तैयार नहीं करते। तो ये हमारी तैयारी में एक जनरल मिस्टेक है, वो हमारे माइंड के परसेप्शन से मिस्टेक आया है कि हमने उतना वैल्यू नहीं दिया 250 नंबर के पेपर को। हम ऑप्शनल को हल्के में लेते हैं, जबकि 500 नंबर है, 500 और 250 750, और चारों पेपर में सबसे एक और पेपर निकालिएगा तो एथिक्स निकलेगा, तो 1000 नंबर। अगर 26 का जो भी एग्जाम देने वाला है, 1000 नंबर तो 31 दिसंबर तक आपके टारगेट पर होना चाहिए। ये वाला पार्ट अगर आपने कर लिया तो बाकी तो, क्योंकि आप पीटी के लिए पढ़ ही रहे हैं ना, ये तो और मेंस का पार्ट है 1000 नंबर, इसको तो आप पीटी के लिए नहीं पढ़ते। 1750 में 1000 नंबर आप पीटी के लिए पढ़ते नहीं। पढ़ते कितना नंबर है, 750 का कंटेंट आप पीटी और मेंस दोनों को मिला के पढ़ते। जब 750 का ही पढ़ते हैं तो मेंस वाला पार्ट जब 31 दिसंबर तक खत्म किए, और वो ऑलरेडी 750 आपके बिग 4 में आ ही रहे हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इन सब में आ ही रहे हैं, तो आप विश्वास कीजिए कि ये स्ट्रेटजी अगर आपने कर ली तभी पार पाएंगे। अदरवाइज क्या होगा, पीटी की ही तैयारी करते रह जाएंगे, एक समुद्र हो जाएगा जिसमें आप उलझ जाएंगे, एक दुष्चक्र हो जाएगा। अब सीसेट में क्या गलती हो रही, ठीक यही हमारे दिमाग में है ही नहीं। सीसेट हमारे लिए लास्ट 15 दिन का खेल है, कर लेंगे 2 महीना, 2 महीना में सीसेट कैसे करेंगे, नहीं कर पाएंगे। 3 महीने में भी नहीं कर पाएंगे। अब सीसेट मोर देन 6 मंथ का खेल है। क्यों? क्योंकि सीसेट का लेवल बढ़ा है। अब लोग चिंतित हैं कि सीसेट ही फंसा रहा है, या अभी फंसे भी नहीं, सीसेट ही फंसाएगा, जीएस में तो कोई प्रॉब्लम नहीं। ये वैसा स्टेटमेंट है कि दिक्कत तो हमको इंटरव्यू में है, पीटी मेंस तो एकदम क्लियर है, ठीक है नहीं, इतना भरोसा। सीसेट फंसा नहीं रहा है, सीसेट आपके माइंडसेट की वजह से फंस रहा है। तो क्या करना है, सीसेट में बस इतना काम कीजिए कि डेली बेसिस पर क्या 5 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, बिल्कुल सॉल्व कर सकते हैं, कोई डाउट। पाइप टंकी का 5 सवाल बना सकते हैं ना एक दिन में, कितना मिनट लगेगा, 10 मिनट।
क्या 10 मिनट गेम की तरह सीसेट नहीं खेल सकते? खेल लीजिए 10 मिनट का डेली 4 बजे गेम। 4 बजे से 4:15 तक चाय पीते हुए इधर सॉल्व कर लिए अगर 5 सवाल, सीसेट आपसे कहीं नहीं जाएगा। एक मेजर पोर्शन, कितने लोग हिंदी माध्यम से? सारे ही। एक मेजर पोर्शन जो हमारे लिए दिक्कत की बात आती है सीसेट में, वो है कॉम्प्रिहेंशन का पार्ट। कॉम्प्रिहेंशन का पार्ट सिर्फ इसलिए आती है क्योंकि हमने पढ़ने की प्रैक्टिस नहीं की है। अब ऑल ऑफ द सडन आप एग्जाम में पढ़ने लगते हैं जब कॉम्प्रिहेंशन, तो आप बिल्कुल नहीं समझ पाते कि यहां कवि आपसे कहना क्या चाहता है। ठीक है, क्योंकि कवि को भी खुद पता नहीं है कि क्या कहना चाहता है। सच बात तो ये, इतने कॉम्प्लेक्स चीज को अगर समझना है तो समझने के लिए बेस्ट तरीका यही है कि आप 4-5 महीना उस लेवल के वाक्यों को पढ़ने की आदत डालिए। और सबसे बढ़िया सोर्स क्या है? 2011 से लेकर अभी तक 14-15 साल का पेपर है आपके पास। क्या उसके कॉम्प्रिहेंशन पढ़ सकते हैं? बिल्कुल पढ़ सकते हैं। और नहीं समझ में आए तो माथापच्ची करिए, फिर से पढ़िए, देखिए कि ये कवि जब तक क्या कहना चाहता है ये नहीं समझ गए तब तक पढ़ते रहिए। और आप देखेंगे कि न्यूज़पेपर पढ़ने में जैसी सहजता बन जाती है ना, शुरू में आप कोई भी न्यूज़पेपर पढ़िएगा आपको लगेगा सब कुछ स्किप कर रहा है, मतलब पढ़ रहे हैं लेकिन कुछ दिमाग में आ नहीं रहा। लेकिन लास्ट में क्या होगा, जाते जाते 3-4 महीने के बाद आप देखेंगे कि ऐसे भी आप पढ़ रहे हैं तो सब कुछ समझ में आ रहा है। ठीक कार चलाने जैसा या बाइक चलाने जैसा। बाइक चलाते थे शुरू में तो क्या करते थे, पहले देखते थे नीचे कि अच्छा गियर बदलना है, तो गियर है किधर, राइट साइड की लेफ्ट साइड, पहला कंफ्यूजन। और लेफ्ट साइड है तो एग्जैक्टली कहां है तो आंख से देखते थे, और तब तक पता चला इधर क्लच गड़बड़ हो रहा है, बंद हो रही है गाड़ी। ये सारे कंफ्यूजन कितने दिन है भाई? प्रैक्टिस हो गई जब, तो आप जो बहुत दिन से चलाने लगे उनको याद भी नहीं है कि उन्होंने कभी सोचा हो किसी मोड़ पर कि कब क्लच दबाया, कब गियर बदला, कब गियर चेंज हुआ, कब ब्रेक लगा। क्या कोई याद करता है क्या चलाते समय? नहीं याद करता। क्यों? प्रैक्टिस हो गई। तो ये प्रैक्टिस आपके जीवन में ऐसा ही इंपॉर्टेंट है कि एक समय के बाद आपको प्रैक्टिस का लेवल ये होना चाहिए कि सोचने और देखने की जरूरत ना पड़े कि गियर चेंज कहाँ करना है कहाँ। ये प्रैक्टिस जब दिमाग की हो जाएगी तो अपने आप आपके दिमाग में बातें आने लगेंगी। ठीक है, अग्रीड हैं, सहमत हैं? यहां आवाज कम पड़ गई। अभी जय माता दी बोलना हो तो अलग है, अभी और कम है। नेताजी अब मुंह दबा के बोल रहे हैं, वहां मुंह खोल के बोल रहे हैं। ठीक है, जोन 2 पे आ जाते हैं। जोन 2 में एक क्वेश्चन, पहले एक क्वेश्चन नहीं फिर जोन 1 में फिर आएंगे ना। चलिए जल्दी से बताइए। हाँ लेंगे। पहले ये मार्कशीट दिखानी थी आपको। ये मैंने सेल्फ स्टडी से पीटी दिया था, पिछली बार 8 मार्क्स से रह गया था, सीसेट क्वालिफाई था। तो सर मतलब पढ़ा हुआ सब पढ़ लेते हैं, सब पढ़ा हुआ आता है, बट क्या है पता नहीं कैसे वहाँ पे क्वेश्चन गलत हो जाता है, 4-5 मार्क्स का हम ये आप सेमिनार के बाद या तो मिलेगा। इनका पीटी बहुत कम मार्क्स से छूटा है और इन्होंने तैयारी की है सेल्फ स्टडी से, बहुत अच्छी बात है। कहाँ पर छूट रहा है इसके लिए बस ये जानना होगा कि कौन से सवाल आपके गलत हो गए। पढ़े हुए ही गलत हो जाते हैं। पढ़े हुए में अगर गलत हो रहा है तो सवाल कौन से हैं? करंट अफेयर, तो बाकी सब में ठीक होता है। तो करंट अफेयर्स में फिर तैयारी की कमी है। फिर ये नहीं कहेंगे कि वैसे पढ़ा हुआ भी आता है, फिर वहां जाके पढ़ा हुआ आ रहा है, इसका मतलब ये है कि जो चीजें आपने रिटेन कर ली हैं वो गलत नहीं होती हैं, रिटिन वाली गलत हो जाती है। जो पढ़ के छाटे हैं वो जो ज्यादा बार पढ़ के जाते हैं वो मोस्टली। इसके लिए होम्योपैथिक, एलोपैथ या आयुर्वेद में तो नहीं है। इस पर एक बार बात करते हैं। प्रैक्टिस और रिवीजन यही होगा, इसके अलावा कोई रॉकेट साइंस नहीं है। रिवीजन नहीं होगा, दिमाग में आपने रिटेन नहीं किया है तो कोई चीज में कंफ्यूजन होगा ही होगा। ठीक है, पॉलिटी कितने लोग पढ़ चुके हैं? पढ़ चुके हैं। पॉलिटी में कंफ्यूजन होता है ना, इसलिए क्योंकि आप रिवाइज नहीं। उपराष्ट्रपति के इस्तीफे की खबर आई तो किसने किसने आनंद लेके पढ़ा कि क्या पॉलिटिकल रीजन हो गया। नेताजी तो किए होंगे।
क्या पॉलिटिकल रीजन हो गया कि धनखड़ साहब ने अचानक से इस्तीफा दे दिया? कितने लोगों ने पढ़ा? कितने लोगों ने ये पढ़ा, शांति बनाए रहे, कितने लोगों ने ये पढ़ा कि राष्ट्रपति का निर्वाचन और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में की डिफरेंस क्या है? ईमानदारी से बताइएगा। कितने लोगों ने तुरंत इस बात को पढ़ा कि राष्ट्रपति के निर्वाचन और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में की डिफरेंस कहां आता है? इलेक्टोरल कॉलेज में क्या डिफरेंस है? राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को हटाने में क्या डिफरेंस है? सवाल यहां से आएगा, इस साल आए या अगले साल आए, क्योंकि इस्तीफा हुआ है। ठीक है, नहीं आंसर नहीं बताना, बैठो ना। ये विद्यार्थी जो अंदर से आया ना, आंसर ये बता ही देते। आंसर मैक्सिमम लोगों को पता होगा, मैं ये नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूं अप्रोच की बात। अप्रोच की बात मतलब जब भी ऐसी कोई चीज आए तो उससे रिलेटेड स्टैटिक आपको खुद ही पकड़ लेना चाहिए। ठीक है भाई, तमिलनाडु के गवर्नर को लेकर विवाद हुआ कि उन्होंने राष्ट्रपति के लिए रिजर्व किया बिल को। अब यहां आपको खुद ही समझना चाहिए कि बिल पास करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन में राज्यपाल के क्या अधिकार हैं, क्या शक्तियां हैं। जब प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व कर देगा तो प्रेसिडेंट के पास क्या क्या शक्तियां हैं, और इन दोनों की शक्तियों में अंतर क्या है। और फिर देखना होगा कि अब आर्टिकल 143 का प्रयोग करके क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रेसिडेंट के द्वारा सुप्रीम कोर्ट से, तो क्या सुप्रीम कोर्ट उसमें बाध्य है आर्टिकल 143 में? और अगर उसने ओपिनियन दे दिया तो क्या प्रेसिडेंट बाध्य है? और प्रेसिडेंट का असली मतलब क्या है? क्या प्रेसिडेंट खुद या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है? आर्टिकल 74। जब आप इस तरह से पढ़ाई को अपने लिंक करने लगते हैं तो आपको चीजें दिखने लगती हैं कि हाँ मैं पढ़ ये रहा हूं और मैंने समझ लिया कि इसका एप्लीकेशन क्या होगा। करते हैं ना? हाँ, तो प्रशांत सर अभी आएंगे। ठीक है, ठीक है, इधर से बताइए क्या जिसके लिए बुलाया गया है? पीएससी प्रारंभ की बात। अच्छा, प्रारंभ बैच सबको मिलेगा जो लोग भी आए हों। ये बात अलग है कि हमें अलग हॉल करना पड़ा, इसका मतलब ये नहीं कि नहीं मिलेगा। उसका एक ही तरीका है, सुनिए, उसका एक ही जवाब है, तरीके से मिलेगा। और तरीका क्या है? प्रयागराज का नाम बचाना है ना। गूगल फॉर्म इसीलिए भरवाया गया है, जितने लोगों की गूगल फॉर्म में एंट्री होगी अभी तक, और मैं क्लियर कर दे रहा हूं अभी तक, मतलब कोई अधिकारों का मिसयूज ना करे कि यहां से निकल के 5 बजे भरना शुरू करे, हमारे पास टाइम आ जाता है, उन लोगों को मिलेगा। पिछले बार जब गिव अवे दिया गया तो 5 दिन बहुत परेशान किए सबने, लेकिन अब मैसेज आता है कि सर थैंक यू, मिल गया था हमको फाइनली। भाई 1000 लोगों को, 1500 लोग को अगर कोई गिफ्ट देना होगा तो उसको ऑपरेशनलाइज करने में थोड़ा तो टाइम दीजिएगा। नेताजी की तरह ये नहीं कहना है कि 5 मिनट दिए थे, 3 मिनट हो गया, 2 ही मिनट बाकी। ठीक है, कहाँ गए नेताजी? हाँ, और मजेदार बात मैंने बता ही दिया कि नेताजी अब सवाल ऐसे करके पूछ रहे हैं, और वहां एकदम मुंह उठाए थे कि आज छात्र संघ का यही चुनाव होगा, और ओपन बैलेट नहीं, सीक्रेट बैलेट होगा। यही था ना। छोटे नेताजी कहाँ हैं? हाँ, आशीर्वाद एकदम बनाए रखें। ठीक है, इधर से कोई सवाल हो तो जल्दी जल्दी बताइए। हाँ, अभी आपने बताया कि जब हम फैसले लिखने जाते हैं पहले सोच लेते हैं कि क्या क्या मतलब लिखना है, एक ड्राफ्ट बनाते हैं। जैसे ड्राफ्ट बन गया, जब हम आंसर लिखने जाते हैं जब पहले छात्र नहीं पता लगता स्टार्ट कहाँ से करते हैं, पहले इंट्रोडक्शन की प्रॉब्लम। और सर दूसरा क्वेश्चन ये है कि जैसे मान लीजिए आपने पढ़ाई चालू की है, आज मेरा दिन का टारगेट था उसे कंप्लीट करना। सर 8 घंटे 10 घंटे की पढ़ाई कंप्लीट होती है, उसके बाद ये जब घर जाते हैं ये लगता है कि आज कुछ छूट गया, और सर छूट गया तो गिल्ट होता है अंदर से। वो सर छूटता तक हमारी टारगेट है कि हम ज़्यादा जल्दी टारगेट लेकिन सर मेरी प्रॉब्लम और ये हो रही है, कभी कभी ऐसा महसूस होता है कि हम तैयारी कर नहीं रहे हैं जो तैयारी शुरू किए आज पिछले महीने पहले। तो सर ये था कि बहुत बड़ा इंटरेस्टिंग है, एक तरफ चालू करते हैं, पॉलिटिक्स पढ़ना है, इकोनॉमिक्स पढ़ना है, ऑप्शन पढ़ना है, निकल जाते हैं। सर पॉलिटिक्स और एक जगह से ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और खत्म होने के सर अब ये हो रहा है कि बीच वाला कुछ छूट गया, बीच वाले कुछ भूल गए, और आगे जो बचा है उसका अलग बढ़ है। चलिए इसका जवाब मैं पहले सवाल बता देता हूँ।
धैर्यवान लोगों धैर्य बनाए रखिए। सवाल बता देता हूँ, इनके 2 सवाल हैं। पहला सवाल तो ये है कि आपने बताया निबंध में ड्राफ्ट करने के लिए समझ नहीं आता ड्राफ्ट शुरू कहाँ से करें, लिखे कहाँ से, इंट्रो कहाँ से करें, लिखने की शुरुआत कहाँ से करें। ड्राफ्ट बनने के बाद जब भी लिखने की शुरुआत कीजिए, सबसे अच्छा तरीका है इंट्रोडक्शन लिखने का। किसी न किसी महान व्यक्ति के कोट से बात को शुरू कर दीजिए। इससे क्या होता है, बात शुरू हो जाती है। जैसे आपने कहा महात्मा गांधी का एक कोट लिखकर, मान लीजिए आप गांव के बारे में अगर बात कर रहे हैं तो महात्मा गांधी के कोट जैसे ही आपने शुरू किया, वैसे ही आपने बात शुरू कर दी अपनी तरफ से, क्योंकि वो एक महान व्यक्ति के द्वारा बहुत प्रमुख बात कही गई है। और फिर आपका इंट्रोडक्शन शुरू करने वाली प्रॉब्लम खत्म हो गई। फिर महात्मा गांधी के इस कथनों से ही लिख के आगे आप बढ़ जाइएगा, जो विषय आपसे पूछा गया है उसके बारे में। दूसरी बात है कि ये प्रॉब्लम इसलिए सिर्फ प्रॉब्लम लग रही है क्योंकि आप लगातार लिखने की प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं ना। क्यों? क्योंकि आपको इस बात की भी चिंता रहती है कि मेरे दोस्त मित्र देखेंगे तो क्या सोचेंगे मेरे बारे में, ये कैसा लिख रहा है तू, तेरे से ये उम्मीद नहीं थी। ठीक है, ये नहीं सोचना है, क्योंकि उसके बाद जब आप लिख लीजिएगा, IAS IPS बन जाइएगा, फाइनली वो जो शुरुआत के सारे प्रैक्टिस हैं जाएगा 5 रुपए किलो। ये 5 रुपए किलो कहाँ जाता है, वहीं जाएगा। लिखिए, कॉपी भरिए, A4 भरिए, ज्यादा से ज्यादा जब लिखिएगा पीछे की चीजें रेलिवेंट। आप कोई थीसिस नहीं लिख रहे हैं, आप कोई किताब नहीं लिख रहे हैं, आप प्रैक्टिस कर रहे हैं। आप 10 लिखिए तो 10 के बाद 11वां लिखिए, और खुद से डिफरेंस ना समझ में आएगा तब बताइएगा। बिना प्रयास कीजिए किसी कंक्लूजन पर पहुंचना, ये ठीक नहीं होगा। ठीक है। दूसरी बात कि आपको लगता है कि बीच बीच में की तैयारी कर ही नहीं रहे हैं क्योंकि आप में निरंतरता की कमी है। आपने खुद बताया कि बीच में आप अपनी निरंतरता को छोड़ते हैं, और जहां 2-4 दिन छोड़ते हैं लगता है कि किताब पढ़ने के 2 तरीके देखिएगा। एक व्यक्ति किताब पढ़ता है, 30 पन्ने पढ़ के 4 दिन बाद 31वें पन्ने से उठाता है। एक व्यक्ति जीवन भर एक ही काम करता है, 1 से 50 पन्ना पढ़ता है, अगली बार पढ़ना शुरू करता है पन्ना नंबर 1 से, उसको लगता है 50 तो भूल गया, फिर 50 पढ़ता है, इस बार 60 तक जाता है, फिर गायब हो जाता है, फिर तीसरी बार किताब उठाता है पन्ना नंबर 1 से। ये नहीं करना। क्या करना है? करना ये है कि जैसे ही आपने 30 पन्ना पढ़ लिया, 1 चैप्टर पढ़ लिया, प्रस्तावना तक पहुंच के दिमाग को समझा दीजिए कि बेटा तुम प्रस्तावना पढ़ चुके हो, अब तुमको आगे जाके नागरिकता पढ़नी है, मूल अधिकार पढ़ना है। तो प्रोग्रेसिव वे में तैयारी कीजिए, कंसिस्टेंसी को मेंटेन कीजिए। कभी नहीं लगेगा कि जैसे मैंने कुछ किया ही नहीं। लेकिन हाँ, एक बात होगा, पॉलिटी पूरा पढ़ के लगेगा पॉलिटी में कुछ याद ही नहीं आ रहा, क्योंकि हमारे सारे दिमाग की जो काम करने का हमारा तरीका है वो है कि सबकॉन्शियस माइंड में जाकर बैठ गया, और जैसे ही एग्जामिनेशन हॉल में पूछा गया, आपको ऐसे सोच रहे हैं क्या होता है इलेक्टोरल कॉलेज में राष्ट्रपति की, याद ही नहीं आ रहा। एग्जाम में जैसे देखे लोकसभा और राज्यसभा की पता नहीं कहां से घंटी बजी, और लगा कि हाँ निर्वाचित सदस्य, निर्वाचित ही वो, इसमें मनोनीत नहीं। क्यों? आपके सबकॉन्शियस माइंड कह रहा है कि कहीं ना कहीं पढ़े हो। तो इसलिए घबराने की बात नहीं, ये बहुत नॉर्मल बात है। एन तैयारी, 2-4 नॉर्मल चीजें हैं विद्यार्थियों के साथ। जैसे आपको ये लगना और सपना देखना कि एग्जाम छूट गया, कितने लोग देखते हैं? ये घबराहट जो 3 दिन की एंजाइटी है कहां जाएगी? सपने में आती है कि आप बस पकड़ने की कोशिश कर रहे, चढ़ ही नहीं पा रहे, तो बस चली गई। ठीक है, तो ऐसी ही घबराहट है, और कोई बात नहीं है। निश्चिंत रहिए, ये विद्यार्थी धर्म है कि लग रहा है कि कुछ नहीं हुआ है, होता सब। ठीक है, और बताइए कोई क्वेश्चन? विरत सर बताएंगे इसका जवाब। हाँ कहीं तो बैठ जाइए। तो इनका एक प्रश्न है कि अगर हम तैयारी की शुरुआत कर रहे हैं तो क्या करें? वैसे ये प्रश्न अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग तरीके से हो सकता है। जैसे अगर आप तैयारी की शुरुआत कर रहे हैं तो कब कर रहे हैं, एक ये इम्पॉर्टेंट बात है। मतलब अगर आप अपनी तैयारी की शुरुआत तब कर रहे हैं जब आप 10+2 पास कर गए हैं, यानी कि स्नातक में हैं।
या फिर आप 10वीं में हैं, आजकल लोग 10वीं से भी तैयारी करना शुरू करते हैं। 10वीं में कोई है ऐसा? 12वीं से तैयारी शुरू कर देते होंगे कुछ लोग, है ना? और 1 मिनट बेटा, ठीक। और इसके अलावा कई लोगों के पास ये भी होता है कि हमने स्नातक कर लिया, परास्नातक कर लिया, परिस्थितियां होती हैं कि उन्हें उसी दौरान फिर कुछ अर्निंग भी करनी होती है, तो वो जॉब वगैरह भी कर लेते हैं, तो उन्हें अर्ली मतलब अर्निंग की जरूरत पड़ जाती है और वो उस समय यूपीएससी की तैयारी नहीं कर पाते और कुछ समय बाद उन्हें समझ में आता है कि अब हमें तैयारी करनी। तो ये 2-3 फेज मैंने बता दिए, क्योंकि वो उन्होंने एक प्रश्न पूछा था लेकिन ऐसे सबके लिए अलग अलग हो सकता था। तो अगर तो आपने 10वीं या 12वीं से तैयारी शुरू की है तो उसके लिए फॉर्मूला बेहद आसान है कि सबसे पहले तो आपका जो 10वीं 12वीं है बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज है, आपको उस पर फोकस रखना है। लेकिन अगर यूपीएससी को सोच लिया है उसी समय क्लियर करना है, आईएएस बनना है, आईपीएस जो भी आपने टारगेट किया है, तो उसकी ओर बस केवल ध्यान देते रहें। कुछ छोटे छोटे जैसे स्टडी आईक्यू की बात कर लेते हैं, तो स्टडी आईक्यू का कोई इवेंट, जैसे करंट अफेयर्स का कोई एक इवेंट, किसी बहन ने बोला कि मैं प्रशांत सर का फॉलो करती हूँ, वो करंट अफेयर्स का सेशन वो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर देते हैं, तो बस उसे देखना है। मैं ये सलाह नहीं दूंगा कि आप 10वीं में हैं या 11वीं में हैं या 12वीं में हैं और अब लगे एकदम करंट अफेयर्स का एकदम नोट्स बनाने, लेकिन थोड़ा सा अगर देख लेंगे ना, केवल बस देख लें थोड़ी देर, तो एक पैटर्न आपको पहले से ही समझ में आ जाएगा। वो आप उनसे भीड़ में अलग खड़े होंगे जो ग्रेजुएशन के बाद तैयारी शुरू करेंगे और जो आप उसी समय तैयारी करना शुरू कर दिए, उनसे थोड़ा सा डिफरेंस हो जाएगा। इसी तरह बाकी सब्जेक्ट्स के साथ में आपको इतना ध्यान रखना है कि यूपीएससी का सिलेबस पढ़ने मत चल दीजिएगा। बस अगर आप 10वीं 12वीं में हैं तो एक बार पहले सिलेबस देख लीजिए, नेट पे पढ़ा होता है, तमाम सारी इंस्टीट्यूट्स के वेबसाइट पे पढ़ा होता है, हम लोगों ने खुद वीडियोस बना रखे हैं, उसको आप देख सकते हैं कि सिलेबस क्या है। सिलेबस पहचानना आज के समय में बहुत आसान काम है, ये कोई कठिन काम नहीं। लेकिन सबसे ऑथेंटिक जो स्रोत है वो क्या है, वो है यूपीएससी की वेबसाइट, प्रीवियस नोटिफिकेशंस आपको खूब मिल जाएंगे, आप देख लीजिए सिलेबस क्या है। तो बस सिलेबस देख लीजिए और आप समझ लीजिए कि ये तो हम 12वीं पढ़ ही रहे हैं, तो जब आप 12वीं में पढ़ रहे हो तो उसे ध्यान से पढ़ लें। उदाहरण के तौर पर अभी कल मेंस का पेपर हुआ, यूपीएससी मेंस का पेपर हुआ, इतिहास से एक प्रश्न आया, विश्व इतिहास से, फ्रांस की क्रांति की वर्तमान उस समय की तत्कालीन, वर्तमान नहीं तत्कालीन उपयोगिता के बारे में कुछ ऐसे प्रश्न था, प्रासंगिकता, देखिए पढ़ा है आप लोगों ने। तो यार ये चीज ऐसा नहीं है कि आपको अपने अध्ययन के दौरान नहीं पढ़ने को मिली होगी, तो इससे आपको क्या करना है, थोड़ा सा अटेंशन हो जाना है कि यार ये आएगा आगे, हम थोड़ा ध्यान से यही पढ़ लें, ठीक। अब बात कर लेते हैं जो लोग स्नातक में हैं। अब स्नातक में भी प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष या तृतीय वर्ष में हो सकते हैं अलग अलग, उनके भी पैटर्न अलग अलग हो सकते हैं। ऐसे आप प्रथम वर्ष में हैं तो फिर भी यही कर सकते हैं, थोड़ा जारी रखें, जैसे कोर्स में इन्वॉल्व हैं या फिर सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, कुछ लोग यहाँ पे बताए थे, तो एक सर्टेन टाइम आप डिसाइड कर लीजिए कि भाई दिन के 24 घंटे में से 2 घंटा हमको या 3 घंटे हमको यूपीएससी के लिए ध्यान देना है। बाकी समय हमको अपनी जो भी ग्रेजुएशन हम कर रहे हैं और जिस ईयर में भी हैं उस ईयर के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम उसको तैयार करते रहें। क्योंकि अगर यूपीएससी की तैयारी खूब बढ़िया से कर लिए, चमका दिए एकदम, और स्नातक का पेपर है, लटक गए वहीं बैठे हैं चुपचाप, हम तो यूपीएससी का पेपर देने आए थे, तो ये नहीं होना चाहिए, ये बेमानी हो जाएगी फिर। अब सबसे बड़ी समस्या उनके साथ आती है जिन्होंने स्नातक भी कर लिया है, परास्नातक भी कर लिया है, यानी कि ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट दोनों हो गए हैं, और अब उनके पास समय बहुत कम बचता है। जैसे अगर 10वीं का बच्चा है, 12वीं का बच्चा है, स्नातक का स्टूडेंट है, तो हम उससे कह सकते हैं कि बेटा एनसीईआरटी पे थोड़ा सा ध्यान दे लेना। अब बताइए, वहां जो ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन कर चुका है उसके पास एनसीईआरटी पढ़ने का समय है, और सबसे ज्यादा जिस चीज की जरूरत है वो है कंसंट्रेशन की, जो आप लोगों का भंग हो रहा है। आवाज यहां से आ रही है, ध्यान कहीं और जा रहा है तो ये ध्यान देना है, ये तो होता ही रहेगा ना। अब पता लगा इसी बीच मैंने कोई ऐसी बात बोल दी जो आपके लिए जरूरी थी, मिस हो गई, पॉलीथीन की चुरचुराहट याद रह जाएगी बस।
यही कंसंट्रेशन है, यही छोटा छोटा सा कंसंट्रेशन आपको बना के रखना। आपको पता होना भाई, लाखों फॉर्म, दसियों लाख फॉर्म भरते हैं, कुछ हजार प्रीलिम्स क्वालिफाई कर पाते हैं, कुछ हजार इंटरव्यू के लिए जाते हैं, और कुछ 100 तकरीबन, और कभी कभी 1000 का आंकड़ा अगर पोस्ट आती है तो वो फाइनली सिलेक्ट हो पाते हैं। क्या डिफरेंस होता होगा? यही कि कौन कंसिस्टेंसी बनाए रखता है और कौन कंसंट्रेट रहता है। कंसंट्रेशन बनाए रखने में कंटिन्यूएंसी किसकी है, किसकी कितनी अच्छी है, वही। तो वापस आते हैं, बात कर रहे थे हम वहां पर कि जो परास्नातक या उस तरीके के हैं उनको क्या करना है, उनको उनके पास में एक चीज का मतलब फायदा है। फायदा क्या है कि अब वो 10वीं या 11वीं या 12वीं के बच्चे के बौद्धिक स्तर से मैं मान के चलता हूं, हालांकि ये बात सबके ऊपर एक समान रूप से लागू नहीं होती, लेकिन थोड़ा सा बौद्धिक स्तर उनका ऊपर होता है, तो वो पढ़ेंगे तो थोड़ा उन्हें जल्दी याद हो जाएगा या चीजें समझ में आ जाएंगी। तो वो बेसिक से ना शुरू करें, वो ठीक ठाक जो कोर टॉपिक है वहां से तैयारी करना शुरू करें, और प्रैक्टिस शुरुआत से ही करें। जैसे 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन का जो स्टूडेंट है वो थोड़ी बाद से भी अगर प्रैक्टिस का शुरुआत करेगा तो चलेगा, क्योंकि उसे अभी अपने स्नातक पे ध्यान देना है। लेकिन भाई जिसके पास टाइम ही नहीं है वो पहले तैयारी कर ले 2 साल 3 साल, फिर टेस्ट सीरीज देगा, फिर इंटरव्यू की तैयारी करेगा, तो फिर उसके अगला स्टेप आएगा कि इस जन्म में तो नहीं हो पाया। तो हमें वो वाला प्रोसीजर नहीं बनाना है, ठीक है? ठीक जी। मुझसे अच्छा ठीक है, पूछ लीजिए। क्वेश्चन में सुना दीजिए जल्दी से। कहाँ घर है? प्रयागराज में क्वेश्चन में चलता है, तब ठीक। हाँ भाई, हाँ सर ने बताते उसी सर आपने डेम टॉप वालों भी बता दिया, और जो सब कर रहे हैं उनको लोग भी बता दिए, लेकिन जो बात उन मूल संविधान में आ गया है। एक मिनट, सर आप हमारे कोच हैं, आप हमारे सेना है, और मैं युद्ध लड़ने के लिए तैयार हूँ। और लोगों क्या आप एकदम मुहाने पर आ गए। आप मैं समझ गया, आप इस मूड में आ गए हैं कि आज है 24-25 को एग्जाम दिए। यही होता है मुहाने पे। मुहाने पे मतलब तैयारी इतनी जबरदस्त हो गई है कि मेरा मन बेचैन है, आज एग्जाम लो ना यार। देखो इंटरव्यू तो पहले से तैयार था, प्रॉब्लम सिर्फ पीटी मेंस को लेकर है। मैं समझ गया। सर हम एकदम लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। यही तो मैं कह रहा हूँ भाई। मैं समझ गया। ये देखिए, मैंने पहले ही इनको छोटे नेताजी का, ये थोड़ा सा प्रश्न जो है एब्स्ट्रैक्ट है, जैसे इससे पूछता है ना अमूर्त, वैसा। मैं तैयार हूं, आप बताइए क्या करें। मतलब ये है कि आप आदेश कीजिए, किला ढा देंगे। यही है ना सवाल? पहाड़ तोड़ देंगे, आप बोलिए ना सर। बस ये मत बताइए कि पढ़ना भी है, पहाड़ तोड़ देंगे। तुम मिल के जाना, ठीक है? हाँ। मन के लालच को थोड़ा सा संतोष करना सीखिए। अगर 6 दिन अच्छी पढ़ाई हो रही है, एक दिन ऐसे भी लीजर जाता है, 2 ही 3 घंटे पढ़ाई होगी नहीं, इसलिए क्योंकि एक्सपेक्टेशन आपने हाई कर रखा है ना खुद से। आपको एंजाइटी बेचैनी कब होती है? जब आपने जो सोचा वो नहीं हुआ। और जो सोचा वो नहीं हुआ तो सोचिए इस तरह से जो प्रैक्टिकल हो सकता है आप बहुत प्रैक्टिकल सोचकर आपने अपना पूरा बनाया ही नहीं है 6 दिन का प्रोग्राम, और 6 दिन का बनाया तो 7वें दिन आप चाहती हैं कि सालों भर 24/7 मैं एक रूटीन में रहूं, नहीं पॉसिबल है ना। अपने दिमाग को समझाइए इस बात के लिए कि एक दिन अगर 3 घंटे पढ़ाई हो रही है या एक दिन नहीं हो रही तो इससे कुछ बन बिगड़ नहीं रहा है। अगले दिन फिर से उसको अच्छे से रीस्टार्ट करना। तीसरी ना हमारा माइंडसेट होता है कि हमें टेस्ट लेना है,
दिन अफ्रेश दे गए तो बहुत प्रॉब्लम है, लेकिन सर जिस दिन आप सोच ही रहे थे कि हमारा टारगेट कब तक लगा है और जिस दिन नहीं होता है तो सच्चों को खराब होता है ना कॉन्फिडेंस। ये बात बिल्कुल ठीक है और ये अच्छी भी चीज है एक लेवल तक। एक लेवल के बाद बुरी चीज बन जाएगी, मैं बता रहा हूँ। अगर ये है तो आप में कंसिस्टेंसी की कमी कभी नहीं आएगी, निरंतरता कभी नहीं टूटेगी, क्योंकि आपको खुद अंदर पुश करने के लिए आपका दिमाग कह रहा है कि नहीं छूटना नहीं चाहिए, गड़बड़ कर रहे हो, 2 घंटा 4 घंटा सही करना है। ये बात आप खुद मोटिवेटेड हैं। नुकसान क्या है? अगर आप इसको घबराहट के लेवल पर फील कर रही हैं तो नुकसान है। तो ज्यादा बढ़िया तरीका क्या है? देखिए, ये अप्रोच अल्टीमेटली सुधारना इसलिए होगा क्योंकि जिंदगी में कई सारे उतार चढ़ाव आएंगे। इस एग्जाम में ही नहीं, जिंदगी के अपने उतार चढ़ाव आएंगे और वो आपके सोचे हुए प्लान के हिसाब से नहीं आएंगे। अगर आप खुद को खुद से इतना तैयार नहीं करेंगे कि अनएक्सपेक्टेड चीजें भी जिंदगी में एक्सेप्ट करना सीखें, ठीक है, और बेस्ट करना सीखें। आज की एग्जाम्पल से अगर आप कुछ सीखना चाहेंगे तो मैनेजमेंट इस लेवल पर, हमारा तो मैनेजमेंट एक तरीके से समझिए हमने जो सोचा उससे कहीं ज्यादा बच्चे आ गए। अब क्या करें? एक तरीका है कि सामने वाला अब एकदम हतोत्साहित हो गया है और सोच रहा है कि सब खत्म, हमने जो सोचा था तो सुपर फ्लॉप हो गया, बच्चों में अब क्या ही मुंह दिखाएंगे जब। लेकिन फिर मैनेजमेंट के लोग आते हैं सामने और कहते हैं चलो चलो हम बात कर रहे हैं। सामने वाला कहते हैं नहीं, सेफ नहीं है। हम कह रहे हैं बच्चों के बीच जाने में सेफ नहीं है। बेवकूफ हो गया? अरे विद्यार्थी हैं सारे, इससे ज्यादा सेफ कहीं नहीं है। हम चल रहे हैं बात करने, हम प्रशांत सर, पीछे जो व्यक्ति खड़े हैं जो बार बार मंच पे आ रहे हैं, अगर आपको ये जानना हो कि हम्बल बैकग्राउंड किसको कहते हैं, जो बहुत ज्यादा आपने सुना है, सर स्टडी है क्योंकि हेड है, ठीक है। तो मैं इंट्रो कराता हूं करते, और सर पीछे से पानी पकड़ाने के लिए आए थे। मैंने कहा बच्चों के लिए भी पानी, सर ऑलरेडी कहा हुआ है, ठीक है। इसको कहते हैं हम्बल बैकग्राउंड, इसको कहते हैं बड़प्पन, इसको कहते हैं मैनेजमेंट। जब बच्चे घबरा रहे हो, एक आदमी कह रहा है घबराओ मत, हो जाएगा। ये गुण है जो सीखने हैं, और जैसे ही आप ये गुण सीखते हैं जिंदगी के उतार चढ़ाव को मैनेज करना सीखते हैं, और ये बड़ी गुण है। मैं बस एक बार इंट्रोडक्शन सर से करा दूं और 2 लाइन बुलवा दूं। स्वप्निल सर इस पूरे इवेंट ही नहीं, पूरे स्टडी आईक्यू के हेड हैं। इन्हीं के निर्देशन में स्टडी आईक्यू में इस समय सारे कोर्सेज से लेकर, और अभी हम लोग कल आए थे, आज ये दूसरा दिन है हमारा इलाहाबाद में। प्रयागराज में हमने कल दिन भर अपने जो कोर्स के बच्चे हैं उनसे ये जानने में बिताया है कि उनको क्या अच्छा लग रहा है, किन चीजों में हमें सुधार की जरूरत है, और यही काम करने का सर का तरीका है। बहुत हम्बल तरीके से, संयोग अच्छा है कि मेरे भी काम करने का यही तरीका है कि मुझसे गलती हुई है, मैं माफी मांगने में कभी हिचकता नहीं। आप में से कितने लोग मेरे न्यूज प्रोग्राम से कभी भी जुड़े हुए रहे? सारे लोग जुड़े हैं। अब न्यूज में कभी भी आप देखेंगे गलती हो जाती है तो या तो मैं अगले एपिसोड में माफी मांग लेता हूं या कमेंट पिन कराता हूं कि ये गलती हो गई है, क्योंकि कभी भी मेरे एक गलती की वजह से किसी का एक क्वेश्चन जा सकता है, और अगर चला गया तो फिर मैं माफी खुद को करने के लायक नहीं बचूंगा। इसलिए गलती करिए तो माफी मांगिए, ठीक है। तो सर से 2 लाइन में कहूंगा, इनसे हम लोग सीखते हैं, आप लोग हमसे सीख रहे हैं, तो बीच की दीवार तोड़ते हैं थोड़ा। अमृतसर का बड़प्पन है कि इतना अच्छा बोल रहे हैं मेरे बारे में। मैं खाली अपना रोल प्ले कर रहा हूँ। और सबसे पहले शुरू करते हुए जो अमृतसर ने कहा, इरादा नहीं था कि इस तरीके से इस हॉल में जमीन पे बैठा करके एसी जो चलने की कोशिश कर रहा है बस चल नहीं पा रहा है, ऐसे हॉल में आप लोगों से वार्तालाप हो, पर सिचुएशन क्रिएट हो गई। और आप लोगों का जो भी प्यार है अमृतसर के लिए, प्रशांत सर के लिए, वैभव सर के लिए और विरत सर के लिए, उसको लेकर के हम लोग डिसअपॉइंट नहीं करना चाहते थे। इसीलिए था कि जिस तरीके से भी संवाद हो सके आप लोगों से वो करना है। तो वंस अगेन सॉरी कि इस सिचुएशन में आप लोगों के साथ सबको बैठना पड़ रहा है।
मैंने बीच में सोचा कि सर को आकर टोकूं कि ये कोट तो आपने पहना था पूरे प्रॉपर एसी के लिए, अभी भी पहन के कर चला रहे हैं। फिर मैंने कहा चलो ठीक है, सैंक्टिटी मेंटेन रहनी चाहिए। वंस अगेन ऑल द बेस्ट आप लोगों के आगे के जीवन के परिश्रम के लिए और रिजल्ट के लिए। अच्छा करेंगे आप सब, मेहनत में लगे रहिए। आप सबके सामने प्रशांत सर आ चुके हैं भाई। प्रशांत सर को किसी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। मैं हैंड ओवर करता हूँ स्टेज प्रशांत सर को, वैभव सर को और विदत सर को। अमृत सर को ले जाना चाहता हूँ बाकी बच्चों से भी मिलाने के लिए, कुछ 15-20 मिनट उनके साथ भी वो बिता ले, आप लोगों की अगर आज्ञा हो तो। थैंक यू वेरी मच। पहले ही ये कमिटमेंट हो गया था और जाते जाते हम लोग एक सेल्फी कर लेते हैं। एक सेल्फी ले लेते ठीक हैं। है, आइए। सर अम्मी है सर। हाँ अरे हम तो आएंगे। रील बनाना है अपना रील। चलिए हाथ हिला दीजिए एक बार। सर वो पीछे लॉर्ड बालकनी में भी हाथ हिला। लॉर्ड बालकनी पीछे पीछे। हाँ कहाँ पे है? पीछे सबसे पीछे वाली लॉर्ड्स बालकनी है सर। सबसे प्रीमियम। अरे एक साथ। अरे नीचे करिए तुम ना। एक बार नीचे कर दीजिए। सर इधर भी। तो चलिए अब यहाँ से प्रशांत सर मेरी जगह आ गए हैं, मैं प्रशांत सर की जगह जाता हूँ। ठीक है, बाय बाय। चलिए फिर घुमाएं मुझसे। हाँ पहले बताओ, नेता नहीं हो ना? हाँ बताओ। हाँ नहीं, ये तो मजाक की बात। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि देख रहे हैं कि यूपीएससी का जैसे सिलेबस है और जो मतलब डिमांड है आयोग की, उस बेस में सर हम उसमें मतलब एक यूनिक और इनोवेशन उसमें अपने आंसर राइटिंग में ड्राफ्टिक्स और अपने विचार नवाचार उसमें कैसे हम लोग उसको इन्वॉल्व करें ताकि हमारा आंसर राइटिंग और हमारा साथ साथ में सोचने का ये सवाल मुझसे है प्रशांत सर से? मुझसे। देखिए आंसर राइटिंग में एक चीज देखना है कि बहुत अलग करने के चक्कर में नहीं पड़ना। पहली बात, बहुत अलग मतलब हमेशा आपके दिमाग में ये आएगा कि मैं ऐसा लिखूं परीक्षक बेहोशी हो जाए, उसको कोई आके उठाए पानी मारे कि पता है तुमको किसकी कॉपी लग गई तुम्हारे हाथ। ये कभी नहीं होगा। और अगर इतना अच्छा लिखा होगा तो बेहोश नहीं होगा, कॉपी उठा के रख देगा। अच्छा लिखने का मतलब है कि क्वेश्चन के डिमांड को समझना, और एकमात्र मतलब यही है कि जो पूछा जा रहा है उसका जवाब देना। आपसे पूछा गया सामाजिक न्याय किसे कहते हैं, आपने लिखा समाज के बारे में, आपने लिखा समाज कैसे काम करता है। समाज में जातिवाद बहुत है, समाज में महिलाओं के साथ बड़ा भेदभाव है, सब कुछ लिख दिए, सामाजिक न्याय नहीं लिखे। एक ही लाइन का था, वही छोड़ के आ गए। अच्छा लिखने का मतलब सिर्फ एक है कि क्वेश्चन की डिमांड को आप समझ रहे हैं कि नहीं। आपसे पूछा रूल ऑफ लॉ का एक्सेप्शन बताइए, पूछ रहा है कि देश में प्रेसिडेंट को और राज्यपाल को कैसे इम्यून किया गया है, उसके खिलाफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं शुरू की जाएगी अगर वो पद पर है। अगर चल रही है ऑलरेडी प्रोसीडिंग और वो बन गया प्रेसिडेंट या राज्यपाल तो बंद कर दी जाएगी। सिविल मामलों में 2 महीने में नोटिस देके 2 महीने के नोटिस पे सिविल मामले में शुरू की जा सकती है। ये इम्यून किया गया है। पूछ क्या रहा है, रूल ऑफ लॉ के एक्सेप्शन। आपने शुरू किया रूल ऑफ लॉ, ब्रिटिश राजनीतिक जानकार डायसी ने शुरू किया था। रूल ऑफ लॉ में विभिन्न तत्व शामिल हैं। आइए एक एक करके तत्व देखते हैं। विधि के समक्ष समता, विधि की सर्वोच्चता, उसका मतलब बता रहे हो। जो पूछ रहा है बता ही नहीं रहा है, सिर्फ पूछ रहा है कि भारत में अपवाद क्या है। जैसे कल एक सर न्यूज़ आ रही थी मॉक्सर के बारे में सर। हाँ एक सर तो उसमें मतलब ये दिखाया गया कि उसमें आर्टिकल ऑफ समता के लिए मतलब करिए से पूछ के भी आप पे जा रहा है केस। हम ये तक महिलाओं के भी पैसे आ रहा, हम कैसे आपका पोस्ट कर सकते हैं ताकि आप अपना पोस्ट मैसेज दे सकें। नहीं समझे सवाल। जैसे सर पहले ये था कि केवल पुरुष के लिए पॉक्सो के लिए सब डिफाइन किया गया। पॉक्सो बच्चों के लिए, सॉरी सर अगर वो मेल है या बच्चा मेल है या फीमेल है इस पर बात होगी। पॉक्सो बच्चों के लिए है। इसके लिए सर पहले क्या था कि लेडीज मेन के लिए कोई कानून वहाँ पे नहीं,
नहीं ये पोस्ट के बारे में बात हो रही है। नहीं, शायद आप कंफ्यूज हो रहे हैं। जो पॉक्सो है वो जेंडर न्यूट्रल 2012 से ही है, वो इम्प्लीमेंटेशन में हमारा डिसओरिएंटेशन हो जाता है। वो उन्होंने क्या बोला मैं आपको बताता हूँ, ये तो पढ़ाया कई बार 2012 का। दरअसल सर को जाने देते हैं, मुझे इजाजत दे दीजिए वहाँ। दरअसल मुझे मेंस में जो आंसर लिखना है वो कैसे मैं इसको ऐसे फ्रेम करूं कि मुझे एक्स्ट्रा मार्क्स मिल जाए, है ना। अब आप बैठ जाइए, परेशान ना तुम। हाँ, मैं आपको एग्जांपल देता हूं, सबके क्वेश्चन लूंगा एक एक करके। सर आप लोग बैठिए। हाँ बताइए। विरत भी आप ही जा सकते हैं। हाँ ठीक है, विरत सर आप ही चले जाइए। हाँ ठीक है, ठीक है, सही है। आइडिया कब से इनोवेट किया जाए। पर मेरा प्रश्न सेम है कि आंसर राइटिंग है। कॉन्टेक्स्ट थोड़ा सा ये है कि सर जैसे एक होता फोवो कि हम कंप्लीट कर लिए, हम उसको स्टार्ट कैसे करते हैं पहला। दूसरा ये सर कुछ अनफॉर्सी क्वेश्चंस ऐसे आते हैं, जैसे कल आया था रिप्रेजेंटेशन पीपल एक्ट पे करप्शन को रिलेटेड। अब हम लोग उसमें क्यों लिखी 2 पॉइंट पढ़ रहे थे, जैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन है उसका रेलेवेंस क्या, उस पर हम 3 ही 4 पॉइंट पता है। लेकिन जैसे सर ने कहा कि आप आगे के लिए पढ़िए, लेकिन फ्रेंच रेवोल्यूशन पे CYQ में ऐसा पूछा ही नहीं गया था। ये अनफॉर्सी सिचुएशन था विद रिस्पेक्ट टू फ्रेंच रेवोल्यूशन। इस तरीके क्वेश्चन ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है कि अनएक्सपेक्टेड जो डायमेंशंस में क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे कि एसए में भी, जीएस पेपर 3 अभी मैं आने से पहले स्टेज पर बैठे बैठे भी देख रहा था, जीएस पेपर 3 का पेपर भी हो गया है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आंसर राइटिंग से रिलेटेड एक सिंपल सी बात आपको कहना चाहता हूं कि आंसर राइटिंग में आपको कोई बहुत अलग नहीं लिखना होता। जो बच्चों को लगता है ना कि मुझे कुछ अलग से यूनिक लिख देना है, ऐसा नहीं है। एक एग्जाम्पल देता हूं, 2017 के एक टॉपर हैं, उन्होंने अपने इंटरव्यू में कहा है बकायदा कि मुझे एक क्वेश्चन पूछा गया और उस क्वेश्चन की शुरुआत मैंने गलत फैक्ट, गलत स्कीम, गलत रिकॉर्ड के साथ में कर दिया, लेकिन उसके बावजूद उस साल में उनके सबसे ज्यादा मार्क्स थे जीएस पेपर 2 के अंदर। ऐसा उनका कहना है। क्यों? क्योंकि वो कहते हैं कि आंसर को आप जब सब्सटेंशिएट करते हैं एग्जाम्पल्स के साथ में, तो आपका आंसर सही हो जाता है। तो आंसर को यूनिक बनाने का सिंपल सरल तरीका है, उसमें रियल टाइम एग्जांपल्स लिखना शुरू करो। रियल टाइम एग्जांपल्स आप अपने जितना नरेट कर सकते हो, अपने आसपास के लिख सकते हो, कहानी बनाकर भी लिख सकते हो, आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। फर्स्ट पॉइंट। दूसरा पॉइंट आया कि अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को कैसे प्रिपेयर किया जाए। तो जैसे कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 पे क्वेश्चन आया, क्या वो अनएक्सपेक्टेड था? क्या हाँ आ रहे हैं, उसी पे आ रहे। क्या वो अनएक्सपेक्टेड था? क्या? क्योंकि सिलेबस को अगर आप ओपन करेंगे तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट का 1950 एंड 1951 स्पेसिफिक मेंशन्ड है। अगर हमने उसके 3-4 सेक्शन को ही पढ़ा है तो यानी कि हमने उस रेंज को नहीं पढ़ा। सिलेबस में ऑलरेडी मेंशन है कि यू हैव टू, अगर आपको पढ़ना है तो उसको आपको पूरे डायमेंशंस में पढ़ना पड़ेगा। तो कई बार हम कह देते हैं कि यूपीएससी ने कुछ भी पूछ लिया। मैं भी जब फेल हुआ था तो मैंने भी यूपीएससी को आके, ये हमारे दिमाग की आदत होती है, जब नंबर कम आते थे तो मैं सबसे पहले अपनी क्लास की लड़की की प्रस्तावना बनाना शुरू करता था अपने घर। अब मम्मी पता है वो रेनू थी ना, हाँ उसके भी नंबर कम आए हैं। कितने कम आए? 99 आए हैं। मम्मी कितने आते थे? 100। अच्छा, तो वो दूसरा लड़का है ना, हाँ उसके ना 90 आए हैं। कहती है अच्छा तेरे कितने आए? 50। तो वो हम प्रस्तावना बनाना शुरू करते हैं। मेरा मकसद किसी को डीमेन करना नहीं है, मेरा सिर्फ इतना कहना है कि मेंस आपसे इन डेप्थ इंफॉर्मेशन मांगता है। इसको हम बहुत सिंपल सरल भाषा में समराइज करने की कोशिश करें। प्रीलिम्स आपसे रेंज मांगता है, मेंस आपसे इन डेप्थ इंफॉर्मेशन मांगता है। तो यूपीएससी मेंस में के सिलेबस में मेंशन्ड एक कॉमा अगर टॉपिक मेंशन्ड है तो उसको हमें प्रिपेयर करना चाहिए। तो ये चीज होगी। भाई गर्मी तो बहुत ज्यादा है ना, तो इसमें आप सबके सब पंखा झल रहे हो। यहां से एक और चीज पता चलती है हमारे कैरेक्टर के बारे में। अभी मैंने देखा जब आप सभी के सभी बाहर खड़े थे, कुछ लोग धक्का दे रहे थे, कुछ लोगों ने वो बुके आया उसको हाथ से पकड़ के कहा जाने नहीं देंगे, ठीक है। कुछ लोगों ने कहा कि गेट ही तोड़ देखा, बताओ। नहीं, मैं ऊपर खड़ा हुआ तो किसी ने मेरा हाथ पकड़ लिया, कहा छोड़ भाई ना कर भाई, कहाँ जाइए हो। मैंने कहा अच्छा भैया। तो इससे एक बात समझ आती है कि आप डायनामिक तो बहुत हैं।
कि विषमता में अपने मन की चीजें निकाल लेना, लेकिन सही डायरेक्शन में होना चाहिए, है ना? क्योंकि आपको भी अपने जीवन में अगर आप सिविल सर्विसेज क्लियर करना चाहते हैं, मैं तो ये नहीं कहता, देखो मैं कोई चिकनी चुपड़ी बातों में आपको सबने बहुत तारीफ करी होगी, बैठे हो, लेकिन जो सच्चाई मुझे नजर आई, मैंने आपको चेहरा दिखाना जरूरी समझा, आईना दिखाया मैंने आपको कि आप सबने भी कैसा किया, क्योंकि मैं चिकनी चुपड़ी बातें नहीं करना चाहता। अब मैं क्या कहना चाहता हूं, मैं क्या कहना, अरे अपनी बुराई पे कोई ताली थोड़ी बजाएगा। मैं मजाक की बात कर, तो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, अरे फिर वाद सुनो तो सही, वाद विवाद अपवाद में क्या कहना चाहता हूं सुनो। गलती हमारी ही थी, आपने कहा कि गलती हमारी है, मैं उस पर डिनाई नहीं कर रहा हूं। एक तो मैं खुद यूपी से हूं तो मुझे खुद पता है कि यहाँ पर तर्क नहीं कुतर्क चलता है। मैं बलरामपुर से बिलोंग करता हूं, यहाँ पर तो फिर भी सॉफ्ट कुतर्क चल रहा है, हमारे उधर तो इससे ही बड़ा कुतर्क चलता है ना, आपको पता ही होगा। अभी वो बिल्कुल गोंडा हमारे बगल से है, तो और अच्छा बहराइच से हो, बहुत बढ़िया। अरे देखो सारे, तो एक चीज बस ऐड करता हूं, जब आप डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में जाएंगे तो आपके सामने भी ऐसे बहुत सारे प्रश्न आएंगे, तो आपका रिएक्शन कैसा होगा, आपका टेम्परामेंट क्या होगा, आपका कैरेक्टर क्या होगा, कितने सहनशील हम भी हैं, ये भी हमारे एथिक्स के पेपर में हमसे पूछा जाता है, भले ही वो कागज में पूछा जाता है। इवन आपको पता है यूपीएससी के इंटरव्यू में ये नहीं पूछा जाएगा बटन कितने हैं, वो हवाबाजी बनाई जाती है, रील्स वगैरह। एक किसी ने मेरे से कहा, और कसम से बता रहा हूं, आजकल मम्मी पापा यूट्यूब जब से देखने लगे हैं और वो व्हाट्सएप, तो उनको लगता है कि जो यूट्यूब पर है व्हाट्सएप पर वही सही है। तो मेरे से कह रही कि तुझसे ही पूछा था क्या कि सीढ़ी चढ़ते बता कितनी चढ़ के आया है। मैंने कहा ऐसे नहीं पूछते, लेकिन हाँ वो आपको घेरेंगे, पता है कैसे, रिजर्वेशन पर आपको अल्टीमेट प्रोवोक कर देंगे वो। और मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, आप चाहोगे तो मैं उस बच्चे का रेफरेंस दूंगा, आपको इंटरव्यू दूंगा। उस लड़की का यह कहना है कि जब वो इंटरव्यू दे रही थी तो उसके 3 मेंबर्स उसके बगल में आके खड़े हुए थे। ये इंटरव्यू यूपीएससी इंटरव्यू, तो वहां पर आप कितने काम हैं, कितने कंपोज्ड हैं, ये हमारे डे टू डे इवेंट्स की जो हमारी एक्टिविटी होती है वो हमारी पर्सनैलिटी में क्या करती है, इनकलकेट करती है। बाकी आप सब यहां बैठे उसके लिए तो मैं ही कहूंगा, जीवन रण में वीर पधारो, मार्ग तुम्हारा मंगलमय हो, गिरी पर चढ़ना गिर कर बढ़ना, तुमसे सब विहनों का भय हो, भारत के सौभाग्य विधाता, भारत माँ के अधिकारी, भारत विजय क्षेत्र में आओ, प्यारे भारतीय विद्यार्थी। बाकी आप सभी अपने अपने जितने भी क्वेश्चन से पूछ सकते हैं, मैं तो यहीं पर ही अवेलेबल हूं, जब तक आप सब नहीं जाते हो तब तक। एक बात, अभी जब किसी ने आंसर राइटिंग की बात पूछी थी इधर से किसी ने, तो आंसर राइटिंग का एक बहुत बेसिक फंडा है जो मैं बार बार ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लास में बताता हूं, कि जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि कल ही जो है, अब क्वेश्चन सुनना जरा, भूगोल पढ़ाता हूं मैं, तो भूगोल के क्वेश्चन की बात करता हूं आपसे, ठीक है? अब भूगोल पढ़ा भी है आपने, क्वेश्चन देखना, यूपीएससी में कल एक क्वेश्चन पूछा कि सुनामी क्या है, वो कैसे और कहां आती है, वो कैसे और कहां बनती है, उसके परिणाम क्या है, उदाहरण सहित समझाइए। प्रशांत सर, मुझे लग रहा है ये यूपीएससी में ज्योग्राफी के पेपर का सबसे आसान क्वेश्चन है। फिर से सुनिए एक बार, सुनामी क्या है क्वेश्चन मार्क, ये क्वेश्चन का पहला पार्ट हुआ, 150 शब्दों में लिखना है। वो कैसे और कहां बनती है, ये दूसरा, ये प्लेट टेक्टोनिक से रिलेट करना है इसको। और फिर लिखा है उसके परिणाम क्या हैं, तो परिणाम उसके बहुत घातक हैं, आप सबको पता ही है, ठीक है? और उदाहरण सहित समझाइए। मैं आपसे कह रहा हूं कि क्वेश्चन बड़े बड़े भले ही हो, आप हमेशा क्वेश्चन को तोड़ दीजिए, ब्रेक कर दीजिए। और आखिरी में उसने पूछा है कि इसके उदाहरण बताइए, कहां कहां पर आई है। तो जापान में हर साल 1500 से ज्यादा सुनामी आती है, और 2004 में भारत में आई थी, इंडोनेशिया में भी आती रहती है। तो जो परिप्रशांत मेखला वाला जो क्षेत्र है, वहां पर सुनामी आना तय है। तो जब भी आप पढ़ें, क्वेश्चन पढ़ें, उस क्वेश्चन को ब्रेक कर दें, पार्ट्स में तोड़ दें, आपका काम देखना एकदम आसान हो जाएगा। और एक बात और मैं बोलता हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा, खाली रुमाल डुला रहे हैं, सुन नहीं रहे ना बात, सुन लो। तो एक बात और बड़ी इंपॉर्टेंट है कि इस तैयारी का ना बेटा कोई शॉर्टकट नहीं है।
आजकल क्या हो गया है प्रशांत सर, बच्चों में एक ये भाव आ गया कि यार कैसे करके हम क्या छोड़ दें और जल्दी से सिलेबस कवर कर ले। इस तैयारी का कोई शॉर्टकट नहीं है, पढ़ना पड़ेगा आपको अच्छे से। जैसे भूगोल में ज्वालामुखी पढ़ा है आप लोगों ने कि नहीं? एक ज्वालामुखी होता है विस्फोटक ज्वालामुखी, जिसको हम सिंडर कोन कहते हैं, सुना है? और एक ज्वालामुखी होता है जिसको हम शील्ड शंकु कहते हैं। दोनों में अंतर यह है कि जो विस्फोटक ज्वालामुखी होता है ना, उसमें लावा बहुत तेजी से बाहर आता है और एक ऊंचा पहाड़ बन के और खत्म। तुमको सिंडर शंकु नहीं बनना है कि एकदम से विस्फोट हुआ और बस थोड़ा जोश आया और तैयारी किया और टाइम टाइम फिश। नहीं, तुमको बनना है शील्ड ज्वालामुखी। धीरे 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 मैग्मा बाहर आ रहा है, धीरे धीरे दरारी उद्भेदन हो रहा है। और जानते हो, दुनिया के सबसे बड़े ज्वालामुखी विस्फोटक ज्वालामुखी है ही नहीं। दुनिया में पूरे अर्थ के क्रस्ट में सबसे बड़े जो ज्वालामुखी है दोस्तों, वो शील्ड ज्वालामुखी है। हवाई डिब्बे मिलते हैं, जाके देखना एक बार। और जानते हो उसकी क्वालिटी क्या है शील्ड ज्वालामुखी की? बेसोल्टिक मैग्मा निकलता है अंदर से और धीरे 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 बहुत दूर तक फैलता जाता है। तो जीवन में कुछ बड़ा करना है ना, तो स्टेप बाय स्टेप करना पड़ेगा, आराम आराम से करना पड़ेगा। आप सोचे कि 1-1.5 साल में 2 साल में सारा काम हो जाएगा, नहीं हो पाएगा। और प्रशांत सर ने भी कहा कि मैं चिकनी चुपड़ी बातें नहीं करूंगा, और मैं भी यही बोलता हूं कि भैया इस तैयारी में समय लगता है। कम से कम 300 से 500 दिन तो सिलेबस पूरा करने के लिए चाहिए। प्रशांत सर सही बोल रहा हूं? 300 से 500 दिन तो सिलेबस पूरा करने के लिए चाहिए आपको। तो सिलेबस धीरे धीरे पूरा होगा। तो अब क्या याद रखोगे कि कौन सा ज्वालामुखी बनना है, विस्फोटक या शील्ड? शील्ड ज्वालामुखी। शील्ड ज्वालामुखी ही दुनिया के सबसे बड़े ज्वालामुखी हैं और सबसे ज्यादा स्टेबल भी वही है। तो इस तैयारी का कोई शॉर्टकट नहीं है। और एक बात और सुन लीजिए, ये आंसर राइटिंग हम करते रहते हैं ना कि सर आंसर नहीं लिख पा रहे हैं, क्या लिखें समझ में नहीं आ रहा है। बाबूजी, आंसर राइटिंग एक कला है, कला। आंसर राइटिंग इज एन आर्ट। और जीवन में कोई भी कला का विकास 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन में होता है क्या? नहीं होता है। तुमको हारमोनियम बजाना है, तबला बजाना है, गिटार बजाना है, तो क्या 4, 5, 6 दिन, 1 महीने में सीख जाओगे क्या? नहीं सीख सकते। इसी तरीके से आंसर राइटिंग भी एक कला है। आंसर राइटिंग इज एन आर्ट। और इस किसी भी जीवन में किसी भी कला के किसी भी कला के विकसित होने में समय लगता है। और आंसर राइटिंग चूंकि आर्ट है, और इस आर्ट को डेवलप अगर आपको करना है तो आपको रेगुलर लिखना पड़ेगा, डेली लिखना पड़ेगा, डेली। जानते हो, जब मैं आपको बता दूं, 2015 में मैंने मेंस दिया था, जब यूपीएससी का दूसरा मेंस था वो उस साल। लेकिन बदकिस्मती से मेरा सीसैट में स्कोर कम था, तो मैं सीसैट में इसके 2014 में सीसैट में स्कोर कम था, तो प्रीलिम्स फेल हो गए 2015 में। लेकिन जब मेंस देने का मुझे मौका मिला, तो आप यकीन मानेंगे, जो वो 500 पेज का रिम आता है ना सर, एक वो जिसमें स्पाइरल नहीं, A4 पेजेस का एक पूरा गत्ता आता है, वो 500 पेज का ग्रीन कलर का कवर पेज था उसमें। आप मानिए लगभग वो मेरे 500 पेज 1 से 1.25 महीने में वो गत्ता पूरा रिम 500 पेज का खत्म हो जाता, 1 महीने के अंदर अंदर। और प्री जब पता चल गया कि मैं प्री पास कर लूंगा, तो उसके बाद कम से कम मैंने नहीं तो 8 से 9 वो जो 500 पेज के रिम होते थे ना, वो लिख लिख कर भर दिए थे। तो मैं आपसे ये कह रहा हूं कि लिखना बहुत जरूरी है, बार बार लिखना है। क्योंकि ये एग्जाम, आप इस बात को बहुत अच्छे से समझ लें, ये रियलिटी है इस एग्जाम की, कि आप जितना पढ़ रहे हैं ना, जितना आप पढ़ रहे हैं 8 घंटा, 9 घंटा, 6 घंटा, 7 घंटा, उससे जितना तुम पढ़ रहे हो उससे 2 गुना, 3 गुना तुम्हें लिखना है। यानी ये एग्जाम जो है ना, अभ्यास का ज्यादा है, अभ्यास का, प्रैक्टिस का। चाहे वो प्रीलिम्स के लेवल की बात हो तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का अभ्यास, या फिर मेंस की बात हो तो लिखने का अभ्यास। मान के चलो 40% है पढ़ना और लगभग 50% है, अगर इसको हम 100 के फिगर में देखें इस एग्जाम को, तो 40 से 50% लिखना और लगभग 40 से 50% पढ़ना और 40 से 50% लिखना। और 5-10% में डेस्टिनी की बात भी छोड़ देता हूं, किस्मत। समझ पा रहे हैं मेरी बात को?
तो जितना पढ़ रहे हो ना तुम, उससे ज्यादा लिखो। और डर लगेगा लिखने में, लेकिन ये डर खत्म कब होगा? जैसे अभी अमृतसर बता रहे थे, क्योंकि जब आप बाइक चलाना जब शुरू किया आपने, तो आप नीचे देखते थे कि पहला गियर डला है कि दूसरा डला है कि तीसरा डला है, लेकिन अभी बाइक चलाने में इतने धुरंधर हो गए कि कट मारते हुए भी जा रहे हैं किसी को तो, और गियर बीच में चेंज कर ले रहे हैं। वो कैसे डेवलप हुआ? प्रैक्टिस करने से। ये जो एक लाइन है ना, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ये बहुत ही मतलब कॉमन कोटेशन हो गया है, लेकिन वाकई में इस कोटेशन को अगर थोड़ा सा इसका सार समझोगे ना, तो तुमको ये समझ में आएगा कि वाकई में जो लाइन बोली गई है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ये वाकई में इस लाइन का बहुत अच्छा मायना है। आप जब प्रैक्टिस करते हैं ना, प्रैक्टिस, तो बड़ी से बड़ी चीज आसान हो जाती है। बड़ी से बड़ी चीज, केवल पढ़ने से तो काम नहीं चलेगा, मैं सही बता रहा हूं। आप लक्ष्मीकांत 5 बार भी पढ़ लेंगे तो काम नहीं चलेगा, आपको उसको लिखना पड़ेगा। आप 5 बार माजिद हुसैन सर की किताब पढ़ लेंगे, नहीं काम चलेगा। एनसीईआरटी पढ़ लेंगे, काम नहीं चलेगा। जब तक तुम लिखोगे नहीं ना, जब तक बाबूजी कलम नहीं चलेगी ना, तब तक ये एग्जाम का जो सिलेक्शन का जो सपना है ना, कलेक्टर बनने का, ये बहुत दूर है। नेताजी सुन रहे बात? इसलिए क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? लिखना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। लिखो। और क्या बनना है, क्या कैसी भूमिका होनी चाहिए हमारी तैयारी की? विस्फोटक शंकु या शील्ड शंकु? शील्ड शंकु। धीरे 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 मैग्मा बाहर निकलता है और दूर तक फैलता है। कोई विस्फोट नहीं। बुआ, फूफा, नानी, नाना, चाची, मामा, मौसा, ताऊ को बताने की जरूरत ही नहीं है कि मैं इलाहाबाद में रहकर या मुखर्जी नगर में रहकर तैयारी कर रहा हूं। समझ रहे हैं बात? गुमनामी में तैयारी करो और जिस दिन सिलेक्शन होगा अपने आप बम फूट जाएगा। अरे फलाना तो सेलेक्ट हो गया, तो गधा था, रील देखता था वो। तो उनको थोड़ी पता है कि तुम रील देख रहे हो या प्रशांत सर की 7 बजे वाली द हिंदू की क्लास देख रहे हो। 7 बजे होगी ना, चलो जो समझ रहे बात? तो क्वेश्चन किसी को और पूछना हो तो पूछिए, मैं सर जवाब दे देंगे आप। अच्छा, मैं क्वेश्चन तो मैं हूं, आज रात तक यही हूं। क्वेश्चन तो एक चीज मैं पूछना चाहता हूं, मतलब मैं अभी इतनी देर से आप सभी नोट कर रहे हो, मैं सभी को स्कैन कर रहा था चारों तरफ। पढ़ाई तो करते रहते हैं यार, पढ़ाई वगैरह, क्यों परेशान क्यों हो सबके सब? मन से मतलब ठीक हो सबके सब, हाल चाल ठीक है सभी के? देखा? यहीं आ जाओ। नहीं समझ आया? एक काम करो, शांत हो जाए। पता है आप सबके रिएक्शंस ऐसे क्यों हैं? एग्रेशन है, एग्रेसिव हो, क्यों? क्योंकि आप अंदर से सबके सब, मैं भी इस फेज से गुजरा हूं। परेशानी के बहुत सारे कारण, जैसे ही बोला ना सर ने, फैमिली मेंबर्स को नहीं पता चलना चाहिए, वो लड़की ने तुरंत कहा कि यही तो सबसे बड़ी समस्या है। मेरे परिवार वालों में उनको ये चिंता नहीं होती थी कि क्या मैं इसका एग्जाम निकल जाएगा, उनको ये चिंता होती कहीं निकल ना जाए, है ना? ये चीज होती है। भगवान कसम, मैं प्रीलिम्स देकर आता था, उससे पहले मेरे घर वालों से पहले उनके फोन आते, कैसा गया? मैंने कहा पता नहीं, चलो शुक्र है। मन में खुश हो जाते, नहीं होगा। इंटरव्यू जब दिया और नहीं हुआ तो यकीन मानो बहुत से ऐसे लोगों ने खुशी मनाई जिनके घर में बच्चा भी पैदा नहीं हुआ था, उसकी तो सीट भी नहीं थी भाई, फिर भी वो खुश थे। तो ये जो कंपटीशन है ना, ये आपके और हमारी परेशानी का कारण है। और दूसरा, हमारे रिसोर्सेज। मैं जिस बलरामपुर डिस्ट्रिक्ट से आता हूं, अभी आलोक रंजन सही बात कर रहा था, वो आपको पता है सबसे ज्यादा एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में काउंट हुआ, यानी कि सबसे पिछड़े डिस्ट्रिक्ट में आता है। हमारे यहाँ पर 0.1% पढ़ाई का रेशो अगर हो जाए, अचीव कर लिया है, बहुत बड़ी बात है। और मैं अपने गांव में पढ़ने वाला सबसे पहला लड़का था। तो मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि परेशानियां हमारे पास में बहुत सारी हैं। आप सभी जानते हैं कि अगर उत्तर प्रदेश को आबादी के आधार पर नया देश बना दिया जाए तो अब वर्ल्ड के अंदर 5वें बड़े देश बन जाएंगे हम। तो मेरा ये कहना है, शांत रहो, अपनी लाइफ के अंदर में जो करना होगा, जो मिलना होगा मिलेगा, लेकिन परेशान मत हो। कितने दिन हो गए आप सबके सब खुश नहीं हुए हो? कितने दिन हो गए आप सबके सब हंसे नहीं हो? देखो ये आप सबको मजाक, कई बच्चे हैं अभी भी, वही मैंने कहा ना, मैं उस क्षेत्र से आता हूं जहां पे कुतर्क चलता है, वो करेंगे अभी भी। लेकिन मेरा ये कंसर्न है, मैं आप सबको देखकर परेशान हुआ हूं
कि आप सबके चेहरे पर वो मुझे शिकन और चिंतन नजर आ रहा है। इसलिए मैंने कहा कि आपके थोड़ी सी मेंटल हेल्थ के ऊपर, पढ़ाई तो यार यूट्यूब भरा पड़ा है, हर कोई आकर ज्ञानी पे लेगा यार वास्तविकता है। मुझे मेरे सर पैसा देकर लाया संडे के दिन, संडे को मैं अपने घर ना जाऊं या ऑफिस के काम से, ज्ञानी पेलने के लिए तो आए हैं। लेकिन वास्तविकता में क्या इसकी जरूरत है? बल्कि मुझे ऐसा लगता है पता आपको सब कुछ है। आप सभी के सभी अपने अपने जो प्रश्न हैं उसका जवाब चाहने के लिए आए हो, बस पता सब कुछ है आपको। और प्रश्न पता है क्या क्या है? किसी की शादी का प्रेशर घर पे, किसी के पापा ने यहां पर भेजा है तो उधारी लेकर भेजा है। मेरे पापा ने जब मेरे को पढ़ाया तो उनके ऊपर में 17 लाख रुपए का लोन हो गया था, 17 लाख रुपए का लोन हो गया, बीटेक से लेकर सारी चीजें। तो मैंने अपने कमाकर अभी वही गड्ढा भरा है, अभी तो इमारत बनाना बाकी है। मेरे फादर साहब को जिस साल मेरा इंटरव्यू था उस साल हार्ट अटैक आया और मैंने 4 अटेम्प्ट के बाद में आगे अटेम्प्ट नहीं दे पाया। परिस्थितियां होती हैं ऐसी, लेकिन क्या उसके लिए रोता रहो? नहीं। जीवन में देखो हर किसी की लाइफ कंप्लीट नहीं होती। कोई तेज दौड़ सकता है, कोई जो बढ़िया पढ़ सकता है, कोई किसी के पास फाइनेंशियल चीजें होंगी, किसी के लाइफ के अंदर में बहुत अच्छे सपोर्टिव फैमिली होंगी, जो ज्यादातर लोगों के नहीं होता। हमारे तो ताऊ जी को पता चल जाए वो तो अलग ही उसमें मातम बन जाता है घर के अंदर में कि ये यूपीएससी की तैयारी कर रहा है। लेकिन किसी की फैमिली सपोर्टिव भी होती है। लेकिन क्या हम अपनी परेशानियों को केंद्र में बनाकर अपने जीवन को बिता दे? नहीं, ये कभी भी सॉल्यूशन नहीं है। अपनी परेशानियों को हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। तो एक काम करो, स्माइल करो, देखो कितने अच्छे लग रहे हो। पिक्चर बदल गई है। अभी मैं देख रहा था मनहूसियत का दूसरा नाम लग रहा था कि ऐसा लग रहा था जैसे मैं गिर जाऊंगा मैयत बन जाएगी कोई, ऐसा लग रहा था। अब देखो कितने खुशहाल खुश मिजाज लग रहे हो। मेरा एम्फेसाइज इसलिए है क्योंकि इस मेंटल ट्रॉमा से मैं भी गुजरा हूं। मेरे आसपास में कोई मेरे हालचाल पूछने वाला नहीं था। हर कोई पूछा कब निकलेगा, कब अटेम्प्ट क्लियर होगा। मेरे मामा, मेरे सगे मामा, मैं मुंह पे बोलता हूं, पता है क्या कहते मेरी मम्मी को? नहीं कंस नहीं भाई, ये अलग ही है। अब भैया वो देख रहे होंगे कहीं कहीं, कल ही मेरी मम्मी को कहीं दे मेरा दमन करने ना आ जाए। तो मेरे मामा जब मेरे 2 अटेम्प्ट नहीं हुए, मेरी मम्मी को कहते हैं कि इसको कहीं सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी लगाने को कह दो कि कहीं कुछ तो कर लेगा। मेरे मामा जब मतलब घर में उस समय तो एसी नहीं था तो कूलर में लेटे हुए थे, तो मेरे मामा मम्मी को, अब उन्हें लगा सो रहा है, मेरे मामा मेरी मम्मी को कहते हैं तान क्या सोएंगे तो निकलेगा कहाँ। तो ऐसे ऐसे कमेंट्स। और आज वही मामा मेरी वीडियोस हर किसी को भेज रहे हैं, मेरा भांजा मेरा भांजा। तो अभी मैं अपने गांव एक शादी में गया तो मेरे मामा मेरा नाम बातें बता रहे, इतना पैसा कमाता है मेरा भांजा। मैंने कहा यही मामा है, यही कसम से मैं अपने किसके सबसे प्रिय की कसम खाता, तो उनके यही विचार थे मेरे प्रति कि इससे बड़ा नालायक नकारा कोई नहीं होगा। लेकिन आज यानी कि समय बदलता है। अब देखो आप सब खुश हुए ना, हंसे ना, पॉजिटिव एनर्जी का आदान प्रदान करते रहो। मनहूस शकल बनाकर कोई भी आपके आसपास में नहीं आएगा। हर कोई गया बड़े सड़े हुए डीएम साहब, कौन जाए इनके पास में। खुश रहोगे, लाइफ में एंजॉय करोगे, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते रहोगे, अपनी भी दूसरों की, सबको। वरना प्रॉब्लम्स पता है किसकी है? परसों अभी आपको पता होगा कि एक यूपी साइड में सबको पता होगा कि परसों शायद व्रत है एक हमारे साइड में, है ना, उस दिन हमारा जन्मदिन भी है, ठीक है। तो हाँ थैंक यू अरे हाँ थैंक यू। तो सुनो बड़ी मजेदार, हाँ पार्टी भी देंगे। तो क्या हुआ, मैं वहीं पे अपने कॉमन मार्केट में किसका संघर्ष कितना है वो बता रहा हूँ आपको कि मैं लाइफ के अंदर में हर किसी को लगता है कि अपना संघर्ष सबसे बड़ा है। तो मैं वहां पर बैठा हुआ था स्कूटी के पास में, तो एक लड़का 2-3 बार घूमा। मैंने टेलीग्राम पर पिक्चर भी शेयर करी उस बच्चे के साथ में। आप यकीन मानिए वो बच्चा यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, बीपीएससी की तैयारी कर रहा है, लेकिन पता है कहां पर काम कर रहा था वो? वहां पर गारमेंट्स की जो शॉप होती है ना, उसमें वो सुबह से लेकर शाम तक काम करता था। उसके बाद में वो काम करने के बाद में वो अपनी यूपीएससी की तैयारी भी कर रहा था। क्या हमारी लाइफ का स्ट्रगल उससे ज्यादा है क्या? आप सोचो। दूसरा एग्जांपल देता हूं, आपके यही प्रयागराज से पिछली बार आया था तो एक बच्चा,
उसको मैंने लाख मना। एक और बड़ी हमारे यहाँ पर बड़ी समस्या है कि सामने वाला अगर ज्ञान देता है या बताता है तो उसको अबे चलना, ये वाला एटीट्यूड होता है। खुद तो चल लिए, खुद तो दिल्ली चले गए, हमें कह रहे हैं यहीं रहकर पढ़ लो। मैंने भाई को मना किया कि मत आना दिल्ली, बहुत सारे परेशानियां होंगी। भाई गए और वजीराबाद नाम का एक एरिया है दिल्ली के अंदर में जहां पर बहुत सारे लोग रूम लेकर रहते हैं। मैं उसकी स्थिति पे इतना परेशान था, मैं उसके वजीराबाद गया। आप यकीन मानिए इतना सा कमरा सीढ़ी के नीचे में, उसी पे ही लेट रहा है, वहीं पर ही खाना, एक वो छोटा वाला स्टोव होता है उस पर बना रहा है, वहीं रह रहा है। मैंने कहा क्या मिल गया भाई इसको करके। लेकिन इस बार वो मेंस लिख रहा है। तो मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि हमारी लाइफ के अंदर में ना प्रॉब्लम्स आपसे भी बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स वाले लोग हैं। जैसे एक और एग्जांपल देता हूं, एक लड़की है श्रुति पांडे, उसके फादर को कैंसर हो गया है। अब कैंसर की परेशानी क्या होती है कि आपको ना एक बार नहीं कई बार कीमो और ऑपरेशन कराना पड़ता है, और अगर गलती से उस ऑपरेशन में वो गांठ रह जाए तो दोबारा कराना पड़ता है। उसकी लाइफ में सब कुछ बढ़िया चल रहा था। अब वो कहती है कि सुबह 4 बजे मुझे एम्स में लाइन लगाना पड़ता है, उसके अलावा मुझे ट्यूशन भी पढ़ानी है परिवार को चलाने के लिए, और तैयारी भी करनी है। क्या हमारी परेशानी उससे बड़ी है? तो इसीलिए कह रहा हूं कि परेशानियां सभी, और परेशानियां मुझे पता है, एक तो घर में शादी का प्रेशर होगा, दूसरा कर्जा चुकाने का प्रेशर होगा, तीसरा प्रेशर होगा कि सामने वाली या सामने वाला उसकी शादी होने वाली होगी। हाँ मुझे पता है, आधे तो यूपीएससी की तैयारी इसीलिए कर रहे हैं कि उसके बाप को मुर्गा बनाना है खाने में, कर रहे होगे आधे लोग। अरे भैया जी, वो ऊजा सर बोलते नहीं है, मैं ऊजा सर का स्टूडेंट था, तो हम पढ़ने नहीं जाते थे, हम सब गप्पे सुनने के लिए जाते थे उनकी। तो एक गप होती थी, मेरा दोस्त गया उनके पास में कि सर मैं रिलेशनशिप में परेशान हूं और ब्रेकअप हो गया, मैं तैयारी कैसे करूं? कह रहे कट्टा निकाल दो, कट्टा निकाल के सामने रख दो, अब तो मानोगे। तो मेरा दोस्त उसके बाद में 3 दिन तक वो ठुकरा के मेरा प्यार इंतकाम देखकर दे चौड़ा होकर घूम रहा था। तो है, वास्तविकता है, कसम से बता रहा हूं। आप में से बहुत से लोग होंगे उसको सबक सिखाना है, ये करना है, कोई नहीं सीखता, किसी के लिए कोई मैटर नहीं करता। आप अपने लिए इंडिविजुअल हो, इंडिविजुअलिटी को बनाए रखो, चाहे रिलेशनशिप में हो, चाहे फैमिली में हो, चाहे फाइनेंशियल कंडीशन में हो। आपसे बढ़कर, आपसे बेस्ट कोई नहीं है। आप अगर अपने आप को दोबारा बनाना चाहोगे तो दोबारा कोई इंसान क्या छोड़िए, कोई भगवान भी दोबारा आपको नहीं बना सकता। इतने बेहतरीन है आप सबके सब, आप सबकी लाइफ इतनी प्रीशियस है। तो तैयारी करिए, फुल अटेम्प्ट दीजिए, लेकिन अटेम्प्ट अगर ना निकले तो रोने धोने की जरूरत नहीं है। क्या पता मेरे से ज्यादा पैसा कमा लोगे, अल्टीमेट कमाना पैसा ही है ना। देखो कैसे, अरे भैया इंटरव्यू मत बोल देना कि पैसा कमाना है। इंटरव्यू में चिकनी चुपड़ी बातें, सर सर्व करना है, सर देश को चलाना है, सर तरक्की करनी है, महिलाओं के वुमेन एम्पावरमेंट करना है। वो पता है मुझे मन में क्या है तुम सबके। वो आते हैं, मैं एक बच्चे से पूछा, मैंने कहा क्यों करना है? सर मैं सर्व करना चाहती हूँ। मैंने कहा पता है मुझे, ठीक है। और मेरा दोस्त जो है, जो इतने गप्पे मार रहा था कि मुझे उसके पापा को ये करवा दूंगा, थाने बैठवा दूंगा, अभी मैंने उससे पूछा, उसका इंटरव्यू लास्ट ईयर, तो मैंने कहा कैसा रहा इंटरव्यू? कह रहा बढ़िया रहा। मैंने कहा क्या पूछा? कह रहा भाई एक और चीज, हाँ इंटरव्यू से रिलेटेड, गप्पे मत मारना। भाई लिखकर चले आए थे डैफ में कि भगवत गीता पढ़ी है, और उसका एक अक्षर नहीं पढ़ा हुआ था। इंटरव्यू पैनल लपेट दिया भाई को अच्छे से, और वहां पर निष्काम कर्मन, जीवन में रिश्ते कुछ नहीं होते। मैंने कहा 7 साल पुराने रिश्ते पे तो अभी रो रहा है, और ज्ञान दे रहा है कि जीवन में रिश्ते कुछ नहीं होते हैं, ठीक है। अभी मुझे ज्ञान दे रहा था पिछले साल कि छोड़ देना चाहिए, और खुद से यूपीएससी का अटेम्प्ट नहीं छूट रहा है, लगा हुआ है, क्योंकि यूपीएससी एक अफीम है। अब बात करते कड़वी बात की। मेरे प्यारे दोस्त, ये याद रखना, अपना एग्जिट प्लान प्रिपेयर कर लेना। आप, हो सकता है मेरे इंस्टीट्यूट वालों को भी बात बुरी लग जाए बट एग्जिट प्लान हमेशा प्रिपेयर रहना चाहिए। प्लान ऑप्शन बी 2 धारी तलवार होता है। अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में ही ऑप्शनल बी यानी कि अपना प्लान बी रख लोगे तो आप फुल अटेम्प्ट, फुल फ्लेज नहीं दे पाओगे, क्योंकि आप कंफर्टेबल रहोगे कि भाई नहीं होगा तो ये हो जाएगा। लेकिन अगर लगातार इसमें लगे रहोगे, 32 साल की 35 साल की उम्र तक लगे रहोगे, तो उसके बाद में आप अपनी एक पर्सनैलिटी में वॉइड क्रिएट कर लोगे। दिक्कत क्या होती है ना, आप सबके सब कंफ्यूजन में रहते हो, अब जाकर क्या करें,
मार्केट में नहीं जा सकते, जॉब नहीं कर सकते, वो वॉइड क्रिएट हो गया ना। तो एग्जिट प्लान प्रिपेयर कर लो। महाभारत के अभिमन्यु मत बनना। अभिमन्यु जैसा वीर योद्धा कोई नहीं था पूरे महाभारत। हुआ क्या था, क्या हुआ था? एग्जिट प्लान नहीं। तो 3 अटेम्प्ट, या आपकी अगर फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छी है तो चौथा अटेम्प्ट। इसके बाद में अपना प्लान भी जरूर रखना है, क्योंकि 3 अटेम्प्ट में आपने सिलेबस पूरा कंप्लीट कर लिया होगा, तो आप जॉब करते करते क्या कर सकते हैं, अपनी तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तो आपका ये क्वेश्चन किसी का होगा, इसमें पक्का बात है कि प्लान बी क्या होना चाहिए। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आप में से सभी का होगा करंट अफेयर्स को लेकर। आते आते सभी आप परेशान, मैं आ रहा हूं माइक लेकर। करंट अफेयर्स को लेकर एक क्वेश्चन होगा। आप में से बहुत से लोगों को फियर ऑफ मिसिंग आउट होगा, फोमो। किस किस को है, किस किस को लग रहा है ऊपर वाले सेंटर पे क्या चल रहा है पता नहीं चल रहा है ना, तो ये फोमो है। फोमो क्या होता है कि वो वाला ज्यादा अच्छा है, मैं वाला कम अच्छा। ठीक, तो करंट अफेयर आप में से कई सारे लोग पढ़ते होंगे। तो द हिंदू कौन कौन पढ़ता है? अगर मेरे समय पे एक, अभी गलती से नाम ले लिया होता भाई इंस्टीट्यूट का, कि जहां से मैंने कोचिंग ली थी, लाइव चल रहा है, रोक लिया, तो उस इंस्टीट्यूट में अगर तुम चले गए होते तो उन्होंने कहा था तुम क्रिमिनल हो सारे के सारे, जेल में बंद करवा दूंगा। हमारे एक फैकल्टी थे, मुझसे पूछते थे द हिंदू पढ़ के आए, जो खड़े चलो इनको हथकड़ियां मार दो। तो इंडियन एक्सप्रेस कौन कौन पढ़ता है? फिर करंट अफेयर कैसे पढ़ते हो? पढ़ते ही नहीं हो, वो वाले हो क्या? एक होता है यहाँ वाले, एक होता है उहाँ वाले, कोई कहता है हिया वाले, तो वो वाले तो नहीं हो। दैनिक जागरण पढ़ते हो और उमर उजाला। उमर उजाला कौन पढ़ता है? कौन है? ध्यान से देखिए इस बालक को, उमर उजाला पढ़ने वाला ये नादान बालक, इसको नहीं पता कि अपने जीवन के साथ क्या कर रहा है। कहीं आप भी क्रिमिनल उसमें ना लिख रहे हो कहीं कॉलम में। एक न्यूज़पेपर कोई सा भी फॉलो करो, किसी मल्टीपल सोर्सेज को फॉलो करने की जरूरत नहीं है। बाकी आपके जो भी क्वेश्चन है आप सभी पूछ सकते हो। मेरा ये कहना है खुश रहो। फिर चेहरे पे आने लग गया, वो आदत बन चुकी है, आपके रिफ्लेक्सेस हो चुके हैं कि फिर टेंशन में रहना है, कोई पूछ ना ले। टेंशन में रहोगे तो घर वाले पूछेंगे ही नहीं, मुंह बना कर, तो घर वाले पूछेंगे ही नहीं। थोड़ा खुश रहोगे, क्या हुआ, खुश रहो। ठीक है, रिलैक्स करो। जी आपका प्रश्न क्या है, मैं यहीं ले आता हूँ। लो बैठे बैठे बता दो। मैं बोल रहा हूँ गलत प्रश्न होगा तो फिर एक चीज और, अगर गलत प्रश्न हुआ तो पेनल्टी है। हाँ पूछो, अब देखो वो पूछेगा ही नहीं। बता बजा। पूछ रहा हूँ कि यूपीएससी की जो हिंदी मीडियम है वो बहुत हताश है आजकल। यूपीएससी रुक के पूछ रहे हैं क्वेश्चन है कि इसमें सीसेट हो गया है, और दूसरा है कि एनसीईआरटी का इम्पैक्ट पड़ रहा है इसमें, तो तीसरे है कि लक्ष्मीकांत और जो कोचिंग का जो नोट्स है उनका डिफरेंस में क्या अच्छा पड़ेगा। चलो मैं बताता हूँ। और दूसरी बात ये है सर कि जो सर अब देखो यही यूपी की गलती है, कुर्सी और माइक। सॉरी सर बोल रहे हैं कि जो यूपीएससी हिंदी मीडियम है ये पूछता है कि जो टॉपर्स है, टॉपर्स के रिगार्डिंग बोल रहे हैं कि वो लोग बोलते हैं कि हिस्ट्री ले लो, तो दूसरा कोई कहता है कि नहीं हिंदी मीडियम सही रहेगा, और तीसरा कहेगा कि भूगोल ले लो। तो इसमें कहते हैं कि क्या यूपीएससी ज्ञान के लिए है कि निकामे के लिए? ठीक है ठीक। वैसे बात गलत तो नहीं गई ना, यूपी का यही चक्कर है, या तो कुर्सी या तो माइक, दोनों चीजें अगर किसी को तो जल्दी कोई छोड़ता नहीं है ना। गांव की प्रधानी भी नहीं छोड़ी होगी। अच्छा कौन कौन गांव की प्रधानी लड़ना चाहता है इलेक्शन? अच्छा, और कोटा बाबू कौन कौन बनना चाहता है? कोटा बाबू नहीं पता, अब बनना नहीं है। और बीडीओ साहब कौन बनना चाहते हैं? और चलो ठीक है बढ़िया, तो वो मजाक कर रहा था। चलो 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 शान। तो उनके 3 क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं। एक अगर देखा जाए तो सीसेट ये कहा जाता है कि हिंदी वाले बच्चों के साथ में थोड़ी सी पार्शियलिटी करता है, ठीक है। लेकिन फिर जो इंग्लिश वाले बच्चे हैं, जो साइंस वाले बच्चे हैं, वो ये कहते हैं कि जी हमने तो ह्यूमैनिटी भी नहीं पढ़ी, ठीक है। अब देखो, अब आयोग जो यूपीएससी है हमारा, वो आयोग है कि क्या है वो हमें नहीं पता, लेकिन वो हमारी बातों को जल्दी ध्यान से सुनता नहीं है, ये वास्तविकता आपको पता है। तो जो अपॉर्चुनिटीज हमारे पास में हैं उनमें हमें अपना क्या देना है, बेस्ट देना
ठीक है। दूसरी चीज, ऑप्शनल कौन सा चूज करें? ऐसा प्रश्न है कि बच्चे अपना जीवन अगर 32 साल निकालने हो तो उसी में निकाल देंगे, ऑप्शनल कौन सा चूज करेंगे। ऑप्शनल में थीसिस नहीं लिखनी है, पीएचडी नहीं करना है, किसी भी एक सब्जेक्ट को चूज करो, उसको पढ़ो, उसके पीवाईक्यू लगाओ, सिलेबस को देखो, दैट्स इट, गो फॉर इट। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन आपके हो गए। और किसी का प्रश्न, या फिर स्टैंड अप ही चलने दे? अरे एक सेकंड आ रहे, हाँ पूछो। हाँ, भारतीय महिला पार्टी, एक सेकंड, सावधान भाई। देखो ये अगर बनाकर रखोगे ऐसे बोलने वाला तो फिर थोड़ा सा गड़बड़। हाँ सर पहले तो मैं आपको कॉम्प्लीमेंट देना चाहती हूँ सर वो 2 साल से आपको करीब कैसी कि मैं सगी थी ज़्यादा 360 डिग्री से एथिकल लेवल पे मेडिटेशन करिए सर, वो करके वो फिजिकल एक्टिविटी करके वो कंसिस्टेंसी सर जो आपने कहा है कमेंट सेक्शन में आपको डायरी बनाना है सर चलो एक सेकंड बैठो। उन्होंने जब बोला कि फिजिकल एक्टिविटी पे ध्यान दे दो, मैंने अपना पेट अंदर कर लिया, क्योंकि मैंने कैमरा यहीं तक रख रखा है अपना। कई बच्चे ऐसे हो कहते हैं सर डोले शोले आ गए, अब उन्हें कौन बताए बाहर। ये देखो, तो प्रश्न पहले सुन लो, ये चीजें एक सभ्य, देखो मैं टोकूंगा, क्योंकि अगर आप एक सिविलाइज्ड वे में बिहेव नहीं करोगे तो मेरी एक फैकल्टी होने के नाते और बड़े होने के नाते जिम्मेदारी है टोकना। भले ही आप मुझे आज गलत, क्योंकि कुछ लोगों का होता है अपने मन मुताबिक चीजें नहीं होती। अब एक महिला, एक लड़की अगर कुछ बोलने की कोशिश कर रही है और अगर हमारा ये बिहेवियर यहां बैठे हुए है तो सोचो अकेले, ये नहीं, ये सब शब्दों का चयन नहीं होना चाहिए। अरे वो नहीं, सुनो तो सही, सुनो, बोलो। वो मेरी तारीफ कर रही थी यार। तुम मैं आपको फॉलो करती हूँ और सर मुझे लगता है कि मैं 360 डिग्री इतना ज्यादा डेवलप कर लेवल पे सर, जैसे किसी की हेल्प कर सकता है इनको, और सर फिजिकल एक्टिविटी करना, मेडिटेशन करना, और सर आंसर आएगी जो आप देखते करते हैं, सर इतना डर लगता है आंसर आए उसके से ऐसा करने की, तो मेरे को A4 साइज वाली कॉपी आपकी स्पाइरल वाली ऑलमोस्ट आधा परसेंट तो मुझे खुद बिलीव नहीं हुआ मैं कैसे इतना करती हूँ। मैं डेली लिखती हूँ, मुझे लगता है ना सिर्फ मैं लिख के देखती हूँ खाती थी, अभी से बहुत अच्छा नहीं लिखती हूँ, बस मुझे लगता है कि प्रैक्टिस से बहुत थैंक यू सो मच, तारीफ थी भाई। चलो, और किसी का कोई प्रश्न? अच्छा, अभी क्वेश्चन रह गया था। हाँ, हाँ, आप इंटरव्यू आप हिंदी में दे सकते हैं, इंटरव्यू आप अपने, हाँ सभी के लिए बताए दे रहा हूँ, इंटरव्यू आप अपने रीजनल लैंग्वेज में भी दे सकते हो। नहीं 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 नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, रैंक का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। थैंक यू। अरे एक बार, एक मौका सबको। अरे नहीं, ऐसे पूछ लो ना, ऐसे पूछ लो भाई। पूछ रहे सर कि जो एनसीईआरटी है यूपीएससी का, उसका इम्पैक्ट आप बता रही सर। तो अरे एनसीईआरटी का कोई इम्पैक्ट नहीं है, एनसीईआरटी आपका बेस बनाने में हेल्प करेगा। सर जैसे कि यूपी की जो पता है यूपीएससी जो टॉपर है, जैसे कि एनसीईआरटी करो ऊपर रेटिंग, तो इस पर वेटेज दे या कि कोचिंग का कोचिंग। चलो, आप सभी जाना चाहते हैं शायद काफी लोग, क्योंकि गर्मी काफी ज्यादा है। एक बार 5 मिनट तो नहीं जा सकते हैं, एक सेकेंड बस, मैं एक कुछ हो जाए, क्योंकि ये यहाँ पे भी वैसे भी बहुत माहौल वाला माहौल चलता है। एक बस, गर्मी बहुत ज्यादा है, तो गर्मी से रिलेटेड याद आया कि कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, मगर धरती की बेचैनी को बस बादल समझता है।
मैं तुझसे दूर कैसा हूँ, तू मुझसे दूर कैसी है, ये तेरा दिल समझता है या मेरा दिल समझता है। रिकॉर्ड सुनो। अच्छा आगे भी था क्या, पूरा गाओगे? कि मोहब्बत एक एहसासों की पावन सी कहानी है, कभी कबीरा दीवाना था, कभी मीरा दीवानी है। यहाँ सब लोग कहते हैं मेरी आंखों में आंसू है, जो तू समझे तो मोती है, जो ना समझे तो पानी है। ठीक है। जिसकी धुन पर मीरा नाची, मन एक सुंदर तारा है, जो तुमको भी प्यारा है, वो हमको भी प्यारा है। सुनो मेरे मामा जी के लिए, सुनो कि झूम रही है सारी दुनिया आज हमारे गीतों पर, तब कहती हो प्यार हुआ है, क्या एहसान तुम्हारा है। बस लास्ट लाइन कि भ्रमर कोई कुमुदनी पर, भ्रमर मीन्स भवना, भवरा, कि भ्रमर कोई कुमुदनी पर मचल बैठा तो हंगामा, हमारे दिल में कोई ख्वाब पल बैठा तो हंगामा। अभी तक डूब कर सुनते थे सब किस्सा मोहब्बत का, मैं किस्से को हकीकत में बदल बैठा तो हंगामा। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।